फाइवर भी इजी था, अपवर्क भी इजी था 2019 के दौर में। मुझे पहला जो ऑर्डर मिला था इट वाज $10। योर टारगेट शुड नॉट बी कि यार आपने ऑर्डर लेना है, आपका टारगेट ये होना चाहिए आपको रैंक होना है। एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर हो रही थी विच वॉज HBL। फ्रीलांसिंग और ज़्यादा सैचुरेटेड होने वाली है। Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Kolachi Cast. Today we have a very special guest, person I know I think for more than 8 to 9 years now. हमारी जो इंटरेक्शन फर्स्ट रही दैट वाज इन यूनिवर्सिटी टाइम, और जो एक रेगुलर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होता है और उसके बाद वो जॉब करता है, और जॉब के बाद 1-1.5 साल के बाद उसको वो ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं कि मैं अपना काम शुरू कर दूं। तो मेरा ख्याल है कि जो आज के हमारे गेस्ट की पूरी जर्नी रही है, वो कोई भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो आइडियलाइज या उसके बारे में ख्वाब रखता है। तो शुरू से ऑफ कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, और कोशिश करेंगे कि इन डेप्थ जो भी जर्नी रही है उसको डिस्कस करें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे कुछ सीख सकें। और ऑफ कोर्स I'll also try to learn a few things. Welcome, Dishan. Thank you so much. Thank you so much, Dan, for your kind words and I'm very honored to be here. तो जैसा कि आपने कहा कि मैं जर्नी अगर बताऊं तो हमने ऑलमोस्ट साथ ही ग्रेजुएशन की है बैक इन 2018। आपने भी केमिकल में सी जी मुश्किल से तो हमने साथ DHSFA यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएट किया 2018 में। उसके बाद मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था और मुझे याद है अभी भी कि मैंने 21 कंपनी में इंटरव्यूज़ दिए थे। आई वॉज नॉट रेडी फॉर द मार्केट। उसकी भी रीज़न बताऊंगा कि मैं क्यों। अच्छा, उस पर आते हैं। पहले तो ये कि स्कूल और कॉलेज, व्हाट वाज योर एजुकेशन, हाउ डिड यू एंडेड अप इन कंप्यूटर साइंस? आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट फर्स्ट। तो इसका भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सीन है कि मैं कंप्यूटर साइंस में किस तरह से आया। तो एक जर्नी जब व्हेन आई वाज इन सेकंड क्लास, ठीक है, जब मैं सेकंड ग्रेड में था, तो मुझे याद है मुझे मेरे फादर ने एक कंप्यूटर लेके दिया था विच वाज Pentium 2। ओके, ठीक है। एंड दैट वाज बैक इन, आई गेस इट वाज इन, मैं सेकंड ग्रेड में था तो मे बी इट वाज बैक इन 2003 और ओके 2। तो Pentium 2 लेके दिया था और पूरा सेटअप करके दिया था मेरे फादर ने। और मुझे याद है उस वक्त इंटरनेट तो नहीं था, ठीक है, सिर्फ ये वर्ड वगैरह था और बुक्स होती थी कि यार किस कुछ गेम्स हैं, टाइपिंग करनी है, कुछ गेम्स। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे फादर रोज़ कॉल करते थे मुझसे अपने ऑफिस से। अच्छा। और वो कहते थे कि आज आपने टाइपिंग की और कितनी टाइपिंग की। वाह तो ये बात है 2002 की। तो और मैं रोज़ इसी तरह से, एक मेरी जॉब होती थी कि भाई मुझे इतना टाइप करके रात को जब फादर आ जाए घर पर उनको दिखाना है। तो कंप्यूटर में इंटरेस्ट वहाँ से डेवलप हुआ। तो मेरे फादर का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। ज़बरदस्त। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंटरनेट का ज़माना आया, मुझे एक इतना ज़्यादा एथिकल नहीं है लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मुझे फिर, क्योंकि कंप्यूटर पहले से था, तो एक होता है कि हैकिंग वगैरह का शुरू में सब कुछ एक इंटरेस्ट होता है। तो मैं जब स्कूल में था तो मुझे याद है कि मैंने अपनी पूरी क्लास का अकाउंट और हैक किया था। और अच्छा, कपल्स थे उनके आपस में मैंने क्लैश करवा दिए थे। ये मैंने अपनी खुद से मैसेज करना शुरू कर दिया मुझसे मैसेज करना शुरू कर दिए थे। और अपनी स्कूल में भी मैंने किया था, और जहाँ मेरा अपार्टमेंट जो मैं रहता था मैंने वहाँ पर भी आपस में करवा दिए थे। तो एक ये क्रेजी माइंड तो पहले से था और कंप्यूटर में एक शौक़ वहाँ से हुआ था। जो इंटरेस्ट था मेन कंप्यूटर साइंस में, वो तो वहीं से डेवलप होता गया। फिर ये है कि मैंने, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग, लेकिन मेरी मदर चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं क्योंकि मेरे मामू हैं और बहुत अच्छे बहुत बड़े डॉक्टर हैं US में। तो एक मदर की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर था कि यार डॉक्टर में जाना है। तो मैं ऑल्दो कि मैं इंटरेस्टेड मैं कंप्यूटर साइंस में था, लेकिन सिंस मदर की प्रेशर में, और इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं, उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने बायो में किया, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल में कर लिया। ठीक है। नो सॉरी 9th और 10th मैंने बायो में किया। दैन प्री इंजीनियरिंग में मैंने फर्स्ट ईयर, जब तक मैं ऐसे मदर को कन्विंस कर चुका था कि नहीं मुझे कंप्यूटर में करना है। तब सो व्हाई डिडंट यू ऑप्ट फॉर कंप्यूटर साइंस? मेरे ख्याल उतना ज़्यादा कॉमन था नहीं, ज़्यादा कॉमन नहीं था, ऑप्शंस नहीं थे। और जो मैं जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेना था उसमें कंप्यूटर साइंस था भी नहीं। और वैसे भी सिर्फ एक कोर्स का फर्क था कंप्यूटर। हाँ ऐसा ही है, केमिस्ट्री की जगह सेम था। आई लव्ड माई जर्नी कंप्यूटर साइंस लेके द वे आई कुड सी कि वो केमिस्ट्री वाले अपने पेपर्स में और वो तैयारियों में और कितनी मुश्किलें वो आ रही थी। एंड I opted for computer science and I was the only guy out of I think 70 to 80 students from my school कि जिसने
कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया था, और केमिस्ट्री स्किप हो गया था, केमिस्ट्री स्किप हो गया था। और वो मतलब डिसीजन ऐसा था कि आई इंजॉयड इंटरमीडिएट, ऑफ कोर्स मैथ्स वगैरह फिजिक्स वाज देयर, मैथ्स और फिजिक्स, लेकिन वो मेरे ख्याल में मैनेजेबल थी। केमिस्ट्री ऐसा ही वही ना, उस वक्त इतना ज़्यादा शऊर नहीं था और इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, तो इस वजह से कंप्यूटर साइंस मुझे पता भी नहीं था। और मैंने कि ये कोई डिग्री है या कुछ, तो मैंने प्री इंजीनियरिंग, जो कि एक लोग नॉर्मल रूटीन थी, उसी को मैंने फॉलो करके एक प्री इंजीनियरिंग ले लिया। उसके बाद फिर मैंने कुछ वक्त घर के हालात ऐसे थे कि मुझे आई हैड टू जॉब, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे हम लोग। तो फिर मैंने कुछ वक्त जॉब की, तकरीबन 2 साल जॉब की। और मुझे याद है सेकंड ईयर में मुझे कॉलेज वालों ने बुला के कहा कि आपको, क्योंकि आप आ नहीं रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, तो आपको अपनी कॉलेज से नाम निकलवाना पड़ेगा। कोई ऐसा कॉलेज देखें जहाँ पर रेगुलर अटेंडेंस अच्छा ज़रूरी नहीं है। सो व्हाट वाज योर कॉलेज? मैं फातिमिया कॉलेज में था। इट्स इन गार्डन सोल्जर बाजार एक एरिया। गवर्नमेंट कॉलेज ही है? नो इट्स अ प्राइवेट कॉलेज। ओके ओके। तो फिर मुझे वहाँ से अपना नाम निकलवाना पड़ा। अच्छा। और फिर मुझे एक गुलशन इकबाल में एक कॉलेज है जो कि इतना फेमस नहीं है, लेकिन वो लोग इसीलिए जाते हैं वहाँ पर कि जाना नहीं पड़े। हाँ, जाना नहीं पड़ता। although it was a private, it is still a private college। तो मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया और मैं अपनी जर्नी, अपनी जॉब कंटिन्यू की। वो मैं उस वक्त ट्रैवल की फील्ड में था। बस उस वक्त मुझे कोई जॉब चाहिए थी ताकि मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकूँ। तो मैं आई वाज अ ट्रैवल कंसल्टेंट देन। अच्छा, ठीक है। मैंने 2 साल that was some journey ट्रैवल के, क्योंकि we happen to travel a lot। तो उसमें मुझे पता है कि दिशान को बहुत सारी चीज़ें इन्स एंड आउट्स वो ऑलरेडी पता थी। तो मेरा ख्याल है कि ये मतलब अलग अलग चीज़ें अर्ली लाइफ में, क्योंकि आपके पास टाइम होता है। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन थी क्लाइंट से। तो उसमें फॉरेनर्स के साथ भी कम्युनिकेशन करनी थी, लोकल क्लाइंट्स के साथ भी कम्युनिकेशन करनी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी वो वहाँ से जो मैंने सीखा, जो मैंने कम्युनिकेशन स्किल सीखी, वो मुझे क्लाइंट क्लोजिंग में और अभी सेल्स कॉल में मुझे बहुत ज़्यादा उसने फ़ायदा दिया। तो बेसिकली कम्युनिकेशन मैंने वहीं से सीखी। तो ये जर्नी थी। फिर लेकिन जब मेरे घर के हालात थोड़े से बेहतर हो गए, तो भाई का मशवरा था और घर वालों का ये मशवरा था कि अब आप जो एजुकेशन है वो कर लें, कंप्लीट कर लें। तो फिर मैंने DHS यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस, मैंने प्रॉपर कंप्यूटर साइंस की डिग्री में एडमिशन ले लिया। लेकिन अगेन उस कंप्यूटर साइंस को 4 साल करते हुए भी मुझे अगेन कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से आई हैड टू गिव ट्यूशन्स। ठीक है। तो मैं अगर इस तरह से मैं अपनी 4 साल मैंने ट्यूशन्स ही दिए हैं और होम ट्यूशन्स देता था। मुझे याद है कि मेरी यूनिवर्सिटी होती थी 8:30 बजे और मुझे 10:30 से 12:30 का एक मुझे ब्रेक मिलता था। तो उस मैंने एक ट्यूशन ली थी और मैं डिफेंस और क्लिफ्टन में क्योंकि वही वहाँ से करीब था, तो मैं वहीं पे जाकर ट्यूशन देता था। मैंने फेसबुक पे पेज बनाया था अपने आप को मार्केट करने के लिए, अपने ट्यूशन को मार्केट करने के लिए बैक इन 2014। तो मैं वहाँ से अपनी ट्यूशन के क्लाइंट्स वगैरह हैं वो मैं ग्रैब करता था अभी भी। और उस टाइम पे भी मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स यही चाहते थे कि यार हम लोग कोई साइड अर्निंग करें। बिल्कुल, साइड हसल तो साइड हसल करें। उसमें ऑफ कोर्स एक सर्विस थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम। तो वो आप उनके पास एनरोल करते थे तो वो आपको लीड्स देते थे। यस। और ऐसा मैंने भी किया हुआ था। और वो उसमें ये क्राइटेरिया था कि जो आपकी पहली ट्यूशन की फीस होगी ना, वो आप उनको देंगे। पहले मंथ की ट्यूशन की फीस उनको देंगे और सेकंड मंथ से वो फिर आपके जाएगी। तो वो उसमें मैंने एनरोल किया हुआ था। वहाँ से मुझे काफ़ी लीड्स और काफ़ी ट्यूशन्स मिली भी थी। तो मेरी लेकिन ये सोचनी मुझे है कि अपना कोई पेज बना के मार्केट कर लें उसको। तो फिर इसमें ये था। अच्छा, जो मैंने अपना पेज बनाया था तो मैंने थोड़ी सी एडवर्टाइज भी चलाई थी और उस वक्त इतनी ज़्यादा सेगमेंटेशन मैंने की नहीं थी। तो मेरा पेज पाकिस्तान से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा हिट हो गया था। मैंने सब्जेक्ट किया था कि मैं ज़्यादा मैथ्स को फोकस करूँगा। ओके। तो आई डोंट नो मुझे क्यों, मेरा वही सेगमेंटेशन की वजह से मुझे अफ्रीकन लीड ज़्यादा आ रही थी कि यार मुझे होम ट्यूशन वगैरह दे दो। लेकिन फिर ये इसी तरह से मैंने 4 साल अपनी यूनिवर्सिटी के ट्यूशन्स पढ़ा के, और मुझे याद है सुबह के 8:30 बजे जो मैं निकल जाता, मैं रात के 1 बजे घर पे आता था। अच्छा। तो ये मेरी पूरी 4 साल की जर्नी रही थी। और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने चलो वहाँ पर तो मैंने अपना थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए मैंने ट्यूशन दे दी, लेकिन उस वक्त अगर मैं इसी फील्ड में कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग वगैरह में और अगर मैं इन्वॉल्व हो जाता तो शायद अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत यंग एज में सब कुछ दे दिया है। लेकिन अगर मैं उस वक्त 4 साल को अगर मैं इस चीज़ में लगा देता कि प्रोग्रामिंग और क्लाइंट्स को ग्रैब करना और इस तरह के, तो और ज़्यादा मैं जल्दी ये चीज़ अचीव कर लेता। लेकिन अगेन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत मेरे ख्याल है ये टाइम जो है ना, जिस टाइम पे जो चीज़ होती है आपके साथ,
वो जो हो चुकी है दैट वाज बाउंड टू हैपन। बिल्कुल, ठीक सही है, बात। मूविंग फॉरवर्ड ऑफ कोर्स यू कैन टेल योर जो भी आपके जूनियर्स हैं, जानने वाले रिश्तेदार हैं, उनको आप बता सकते हैं कि आपने कब स्टार्ट करना है। एग्जैक्टली यही मकसद है ये चीज़ बताने का कि अगर आप अभी यूनिवर्सिटी में हैं और आपका भी कोई ऐसा प्लान है कि आगे आपने जॉब में अपना एक बहुत अच्छी स्किल बनानी है, तो ट्यूशन्स वगैरह देने से बेहतर है कि आप जो डिग्री कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, उसी में आप स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करो। सही है। तो अब आई रिमेंबर ऑफ कोर्स मेरी जो पहली क्लास थी DLD की, तो वो मेरा पहला सेमेस्टर था DSU में। तो उसमें आई थिंक जो पहला एक टेस्ट हुआ उसमें वो हमारे साथ अवैस शाह थे, उनके अच्छे नंबर आए और तुम्हारे अच्छे नंबर आए। तो इम्प्रेशन तो स्टार्ट से मेरा था यार ये बच्चा पढ़ने वाला तो है। तो इतना मुझे याद है कि तुम थ्रू आउट जो थे वो CGP ऑफ कोर्स तुम मैनेज करते रहे, यस, बट उसके साथ वो तुम क्या समझते हो, मतलब CGP भी मैनेज करना यू नीड टू स्टडी, ठीक है। सो क्यों प्रोग्रामिंग की तरफ माइंड नहीं गया, या फिर वो सोचा नहीं उस बारे में, और यू वर थिंकिंग कि यार आई विल हैव गुड स्कोर्स इन माई कोर्सेज तो आई विल एंड अप इन अ गुड कंपनी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग भी बिल्कुल ही वीक थी या मैं उसमें एक्टिव नहीं था। प्रोग्रामिंग मेरी बहुत अच्छी थी। एक हमारा 101 CS 101 का कोर्स है जिसमें सर हमाद पढ़ा रहे थे, तो आई वॉज द फेवरेट स्टूडेंट। अच्छा, तो प्रोग्रामिंग, अच्छा उसका भी ये है कि मैंने कुछ कोर्सेज किए हुए थे क्योंकि मैंने वही कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर्स का मुझे शौक था, तो मैंने कुछ ना कुछ जब हैकिंग भी करता था तो उसमें भी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व थी। तो प्रोग्रामिंग तो पहले से। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट लाइन ऑफ कोड यू रिमेंबर? यार मेरा एक पेज था फेसबुक पे, एक मीम्स टाइप का पेज था बैक इन 2008 जब अच्छा, नया फेसबुक oh my आया था। God. और शुरू में फेसबुक ये पे होता था कि आप अपने जो फेसबुक के पेज पे जो लेफ्ट साइड आपका बैनर होता था वो आपको अपनी एडवर्टाइज और अपनी मार्केटिंग के लिए मिलता था। आप उस पर HTML का कोड कुछ भी डाल सकते थे, कोई फ्लैश डाल सकते थे, कोई किसी को एडवर्टाइज करवाना है। तो मेरे 2008 में 8 to 9,000 फॉलोअर्स थे उस पेज के, ठीक है। वो पूरा एक फ़न और मीम इंडस्ट्री पे था, तो उसमें कुछ मार्केटिंग के कैंपेन्स होते थे जो हम वहाँ पे रन करते थे। कुछ क्लाइंट्स थे हमारे उस वक्त, तो हम वो बेसिकली प्रोग्रामिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये HTML हाँ, ऑफ कोर्स यू नो कि मैं कुछ लिख रहा हूँ और वो उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो आई रिमेंबर द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड दैट आई रोट, वो चीट्स होती थी GTA Vice City में। तो उसमें आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल कि आप कैसे कोई भी गाड़ी है उसके अंदर Vice City में, तो उसको आप पेंजर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप उसमें उसको चेंज कर सकते हो। सो आई वेंट इनटू द फाइल्स, वहाँ पे वो नंबर्स लिखे हुए थे कि डैमेज हिट करने का कितना होगा, तो मैंने वो नंबर्स चेंज किए। वो मतलब इस तरीके से प्रॉपर लाइन ऑफ कोड तो नहीं था वो, लेकिन आई न्यू कि कुछ नंबर्स किस फाइल में अगर आप चेंज करेंगे तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। सो दैट इज़ हाउ द गेम इज़ डेवलप्ड। तो दैट वाज आई थिंक द पॉइंट के वो कंप्यूटर्स गेम्स के साथ ही फिर वो राइटिंग वो लिख रहे हैं जल्दी जल्दी, वो आपको चीट कोड्स लिखने हैं लंबे लंबे से, तो उसकी वजह से टाइपिंग भी इम्प्रूव हो गई। एंड आई रिमेंबर कि अभी तो सब मगर बगैर देखे वो टाइप कर लेते हैं, बट बैक इन द टाइम्स 2005 से लेके 10 तक इफ़ यू कुड टाइप ऑन अ कीबोर्ड विदाउट वॉचिंग ऑन द कीज, तो दैट वाज कंसिडर वेरी कूल थिंग बैक देन। कोई भी आता था और देखता था कि यार आप बगैर देखे टाइप कर कैसे कर रहे हो, मतलब वो एक मैजिक समझते थे यार कि आपको कैसे याद है सब सारे कीज वगैरह। या सो यू ग्रेजुएटेड इन 2018, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब? अच्छा, जॉब पे आने से पहले मैं थोड़ी जर्नी बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे पहली जॉब मिली। ओके। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने 21 कंपनीज में इंटरव्यू दिया। ओह माय गॉड। ठीक है, और वहाँ इंटरव्यूज़ दिए और मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा था, हर जगह से मुझे रिजेक्शन के लिए कॉल्स ही आ रही थी। तो फिर लास्ट में जब मैंने 21 कंपनीज में इंटरव्यू दिया तो मुझे 2 ऑफ़र्स आई, ठीक है, सेम डे मुझे 2 ऑफ़र्स आई। एक मुझे एपटेक से जो एक टीचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए और कोर्स पढ़ाने के लिए एक ऑफ़र आई थी, क्योंकि मेरा एक टीचिंग का बैकग्राउंड था। दूसरा मुझे एक वर्क स्ट्रीम ऑटोमेशन से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जो वहाँ पे हमारे कुछ और ग्रेजुएट्स भी काम कर रहे थे। बिल्कुल, ठीक है। तो ताबिश थे हमारे बैच मेट, उनकी तरफ से उन्होंने मुझे रेफ़र किया था और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा पहला इंटरव्यू वहाँ पे फाइनलाइज हुआ, फिर सेकंड इंटरव्यू हुआ और मुझे वहाँ से जॉब ऑफ़र हो गई। ठीक है।
आई स्टिल रिमेंबर जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो आई गेस वो 32,000 आई वाज गेटिंग एज अ स्टिपेंड और एज अ सैलरी। सही है। तो वहाँ पे मैंने तकरीबन तो मैंने वर्क स्ट्रीम ऑटोमेशन में ज्वाइन कर लिया क्योंकि मुझे फर्दर टीचिंग का नहीं था इतना क्रेज़। तो मैंने क्योंकि मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ ही परस्यू करनी थी, तो मैंने वहाँ पर जॉब ज्वाइनिंग दे दी 1st of August आई गेस 1st of August इन 2018। तो मैंने वहाँ पे जॉब की और मैंने तकरीबन 5 महीने वहाँ पे काम किया। उसके बाद मुझे एक एट दिस पॉइंट इन टाइम यू हैड नो स्किल्स, लाइक फ्रेमवर्क कोई नहीं आता था, जावास्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, यू आर जस्ट फ्रेश रिएक्ट नेटिव वहाँ ग्रेजुएट, पर मोबाइल ऐप चल रही थी, तो मैंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट थोड़ी सी वहाँ से वहीं से स्टार्ट किया। वहीं से स्टार्ट की। ठीक है। और ये कि FYP जब हमने बनाया था उसमें भी थोड़ा सा हमने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पर काम किया था, तो वो भी मुझे ऑल्दो कि मैं वहाँ पर मोबाइल ऐप डेवलपर नहीं किया था, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का बिकॉज ऑफ माई FYP प्रोजेक्ट, तो मैंने वहाँ पर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पर काम कर लिया था। ठीक है। तो उसके बाद मैंने 5 महीने काम किया और सब कुछ बहुत अच्छा था, मुझे भी वहाँ पे मज़ा आ रहा था। लेकिन एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफ़र हो रही थी विच वॉज HBL। ठीक है, तो मैं HBL में एज अ मोबाइल ऐप डेवलपर गया और मेरा कोर जो काम था वो रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क पे हम लोग काम कर रहे थे उस वक्त। तो HBL में मैंने आई गेस मैंने 9 महीने काम किया, 9 मंथ्स मैंने सर्व किया। 1st of January 2019 1st of January से लेकर अक्टूबर तक मैंने HBL में अक्टूबर या सितंबर तक मैंने काम किया। हाँ, अक्टूबर में 1st वीक ऑफ अक्टूबर मैंने लास्ट डे था। तो अच्छा, रिज़ाइन करने की क्या वजह थी? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि HBL में ज़्यादातर काम मेंटेनेंस का कर रहा था। ठीक है, क्योंकि एक कॉर्पोरेट का है, वो पे ऐसे बनी हुई है एप्लीकेशन, उसी पे हमने काम करना है, कुछ नया इनोवेट नहीं कर रहे, और 9 to 5 की जॉब थी, तो बड़ा कंफर्टेबल जोन था वहाँ पर। तो बस आपने 9 बजे चेक इन करना है, 5:30 बजे 5 साढ़े 5 बजे आप चेकआउट कर दो। कुछ ऐसा लर्निंग बिल्कुल रुक गई थी। तो जो कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनको एक मैसेज दूंगा कि शुरू में अगर आपकी लर्निंग रुक जाए कहीं, तो वो आपके लिए एक अच्छी कंपनी नहीं है। ठीक है, आपने अपनी, और अगर लेकिन एक तरह से जितने भी मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए तो आइडियल सिचुएशन है कि काम नहीं करना पड़ रहा। वो फिर उनको 2 से 3 साल बाद पता चलेगा, वो पता इस तरह से चलेगा कि जब 2 से 3 साल के बाद उनका पेरोल भी वही है, और जो नया फ्रेशी ग्रेजुएट होकर आ रहा है जिसकी स्किल है उसका पेरोल भी वही है, तो उनको जब आइडिया होगा। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ में इट डजंट मैटर कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, 3 साल वाला, मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जो 3 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे की सैलरी पे उनका पेरोल कम होता है बनिस्बत 6 महीने के एक्सपीरियंस का जो बंदा है। तो इसमें इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना स्किल फुल हो, कितना टेक्निकल आप साउंड कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस वही जो एक बात है कि आप एक्सपीरियंस आपने जो 3 साल का है वो आपने एक्सपीरियंस रिपीट किया है, आप कुछ नया नहीं सीख रहे। तो इसी तरह से था कि मुझे HBL में कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा था, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। ठीक है, इसी टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था यूनिवर्सिटी का ही, हमाद, जो अभी इन ऐप सॉल्यूशंस रन कर रहे हैं। ओके। तो वो मुझे, उनके पास क्लाइंट्स होते थे, ठीक है, वो मुझे दे देते थे डायरेक्ट कि यार ये टास्क है, और मेरे पास 5 बजे के बाद काफ़ी टाइम होता था, तब मैं वो टास्क कर देता था। उनके पास वो डॉलर्स में आ रहे होते थे, और मुझे PKR में आई वॉज हैप्पी विद दैट। तो मुझे एक अंदाज़ा तो था कि यार मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो उनके जो रिव्यूज़ थे वो अच्छे थे। तो फिर मैंने कहा कि मैं HBL से रिज़ाइन करता हूँ, और मैं क्यों ना मैं अपना कुछ शुरू करूँ, क्योंकि मैं अच्छा, ये डिसीजन लेने से पहले यू डिड नॉट बिल्ड एनी प्रोफाइल और कोई क्लाइंट्स वगैरह इन स्ट्रीम आपका नहीं बना था? या प्रोफाइल तो बना हुआ था, ठीक है, प्रोफाइल तो बना हुआ था, लेकिन इट वाज नॉट एक्टिव। ठीक है, फाइवर का प्रोफाइल था, और काम उस वक्त आना शुरू नहीं हुआ था। जो काम आ रहा था मुझे एक हमाद की तरफ से आ रहा था, और एक फेसबुक का एक कोई ग्रुप था, वहाँ से मैं थोड़ा सा काम जनरेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतनी सक्सेस नहीं थी। लेकिन मुझे अपने आप पे फेथ था कि यार मैं अगर करूँगा, क्योंकि अगेन मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स आई न्यू कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं, तो मैं कर सकता हूँ। और डिलीवरी भी मुझे पता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी हमाद को डिलीवरी दे रहा था, और हमाद वॉज हैप्पी एंड द क्लाइंट वॉज हैप्पी एज वेल। तो मुझे अपने आप पे फेथ तो था कि यार मैं कर सकता हूँ, और मेरे ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी ऐसी। और विद टाइम, क्योंकि मेरा भाई अपनी जॉब में और स्टेबल
स्टेबिलिटी आ रही थी, तो भाई की वजह से जो हमारा एक फाइनेंशियल इशू था वो कवर अप हो रहा था। सही है। तो वहाँ से एक सपोर्ट था, तो मेरे पास इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी आफ्टर यूनिवर्सिटी की, यार मुझे कुछ फैमिली को हेल्प आउट करनी है। तो मेरे पास मौका था कि मैं अपने आप को मतलब मैं रिज़ाइन देके मैं थोड़ा सा टाइम अपनी और स्किल्स पे फोकस करूं, और मैं कोई क्लाइंट्स हंट करना या फाइवर पे। तो अभी आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, बट यू स्टिल डिसाइडेड कि मैं बस जॉब से रिज़ाइन कर रहा हूँ। और मैं ख्याल है वहाँ HBL में शायद आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था दैट यू डिस्कस विद मी बैक देन। यस, वो इस तरीके से था कि उन्होंने जब मुझे जॉब ऑफ़र की तो उन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने का कहा था, जिस पर आई हैड टू एग्री, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने ऑन बोर्ड किया तो उन्होंने कहा नहीं इट्स ओके, आपको सिर्फ टेस्ट करना था कि आप अच्छा हाँ, अच्छा, ये हुआ नहीं था? ये हुआ नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था। वो सिर्फ उनको एटीट्यूड चेक करना था कि यार बंदा कितना लॉन्ग टर्म रहता है। तो जब मैंने HBL में ज्वाइन किया, जब भी मेरा कोई ऐसा डिसीजन नहीं था कि मैं अपना कुछ इस तरह से काम करूँगा, इट वाज नॉट प्लान्ड पहले से। तो मैंने HBL जब मैं लेकिन गया, मुझे लगा कि मेरी यार लर्निंग रुक रही है। वो एक स्टेप था कि यार मुझे यहाँ से अब निकलना है। ठीक है, सो आपने HBL से रिज़ाइन कर दिया और सोचा कि मैं अपना कुछ करता हूँ। तो कुछ ऑफिस सेटअप किया या घर पे ही बस? नहीं, घर पे वो माहौल नहीं मिलता काम करने का, क्योंकि अगेन 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, यार ये करो वो करो, और फिर शोर शराबा जो भी। तो मैंने अम्मा टावर सदर में एक छोटा सा ऑफिस लिया। आई गेस इतना 120 स्क्वायर फीट का ऑफिस था, जो कि जितना बाथरूम जितना स्पेस होता है, ठीक है। आई थिंक दैट वाज अ शॉप। ओके, ठीक है, शॉप की थी, और उसके भी टाइमिंग्स हैं कि वो 9 बजे बंद हो जाती थी, ठीक है। और आपको पता है कि जो काम है हमारा वो शुरू ही शाम 6 बजे के बाद ही होता है, क्योंकि मेन मार्केट जो हमारी US की मार्केट है वो 6 बजे के बाद ही खुलती है। तो उसमें मुझे थोड़ा सा मसला आ रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं क्या करता था कि घर पे जाके मैं काम करता था। आई स्टिल रिमेंबर कि उस वक्त मैं 2 चीज़ें कर रहा था, या तो मैं सो रहा था या तो मैं काम कर रहा था। और मैं सो रहा था, 6 घंटे सो रहा था, बाकी 18 घंटे में बस खाने वाने का गैप था, बाकी मैं काम ही कर रहा था। ओके, ठीक, कंटिन्यूसली दिन रात काम ही किया। काम तो आप कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ये है कि मतलब कैसे क्लाइंट कैसे मिलना शुरू हो गए? अच्छा, फाइवर पे ये है कि मैं फाइवर एट दैट टाइम वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी। ओके, ठीक है, फाइवर भी इजी था, अपवर्क भी इजी था उस वक्त 2019 के दौर में। तो मेरा प्रोफाइल था, मुझे वहाँ पे मैं ऑनलाइन रहता था। मुझे पहला जो ऑर्डर मिला था इट वाज $10, ठीक है। अगेन मुझे वहाँ पे टीचिंग करनी थी, मुझे घंटे के लेक्चर्स देने थे कि यार उनको रिएक्ट नेटिव सिखानी थी। ओके, तो वो उस क्लाइंट ने मुझे आई गेस इन टोटल मुझे कोई $100 दिए होंगे ओवर द कोर्स ऑफ 10 क्लासेस, ठीक है। और वो 1 महीने तक चला था। तो इस तरह से मुझे पहले ऑर्डर मिले थे $10 पर आवर। तो ये मेरी पहली फ्रीलांसिंग से अर्निंग थी, ठीक है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि 10 घंटे में उस वक्त HBL में जितना पूरे महीने में कमा रहा था, तो उससे मैंने सिर्फ 10 घंटे में मुझे उतना ही ऑलमोस्ट हो गया था। तो $100 कितने बन रहे थे? मतलब उसके साथ साथ $100 और 1-2 और छोटे में साइड में ऑर्डर्स आ गए थे, तो वो तकरीबन $200 के करीब बन गए थे। और HBL से भी मुझे इतनी ही कोई सैलरी। अच्छा, ये कैसे हुआ कि मतलब जब तुम जॉब कर रहे थे उस वक्त फाइवर की प्रोफाइल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन उस वक्त ऑर्डर नहीं आ रहे थे, तुमने छोड़ा तो ऑर्डर आना शुरू हो गया। डिड यू डू समथिंग SEO वगैरह या कुछ भी? नहीं, SEO वगैरह कुछ नहीं किया मैंने छोड़ा, और मैंने फुल टाइम अपना फाइवर पे ही फाइवर की प्रोफाइल पर ही स्पेंड किया। मतलब उसको रिफ्रेश करते रहना, उसमें ऑनलाइन रहना इज़ की कि आपको प्रोफाइल रैंक करवानी है। बस आपका ये टारगेट होना, योर टारगेट शुड नॉट बी कि यार आपने ऑर्डर लेना है, आपका टारगेट ये होना चाहिए आपको रैंक होना है, ठीक है। फाइवर इज़ लाइक योर शॉप, ठीक है, एक ऑनलाइन शॉप है जिस तरीके से, और आपने किस तरीके से आपने पहली दूसरी दुकान बनना है, पहले पेज पर लिस्ट होना है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। योर टारगेट इज़ नॉट शुड नॉट बी कि आपको पहला ऑर्डर लेकर आना है, ठीक है। ठीक है। तो उससे पहले कुछ ऑर्डर्स लगे हुए थे फाइवर की प्रोफाइल पे? कुछ भी ऑर्डर्स नहीं लगे। कुछ भी ऑर्डर्स नहीं? यू हैड ज़ीरो ऑर्डर्स? ठीक है, 0 ऑर्डर्स थे, और मेरी प्रोफाइल रैंक हो गई, ठीक है, पहले पेज पे आनी। फिर जब मुझे वो रेगुलर, अच्छा एक क्लाइंट से रेगुलर जब ऑर्डर मिले 10 विद इन अ कोर्स ऑफ 1 मंथ, तो उस वजह से मेरी प्रोफाइल बूस्ट हो गई, और मेरी प्रोफाइल टॉप पेज पे और टॉप रॉ में आ गई बहुत ही जल्दी। मतलब 2019 में ही मेरी प्रोफाइल, मैंने रिज़ाइन किया था उसके 2 से 3 महीने में ही मेरी प्रोफाइल रैंक हो गई थी टॉप रॉ में, ठीक है। ठीक है। तो वहाँ से मेरा एक जम था कि मुझे अच्छे ऑर्डर्स मिलना, अच्छे क्लाइंट्स मिलना मुझे शुरू हो गए। सही है। तो 2019 का जो लास्ट पार्ट था, और 2020 में मैंने एंड यू वर वर्किंग अलोन?
मेरे साथ एक और बंदा था, ठीक है, जो कि सैलानी से पास आउट था, सैलानी से उसने किया था, तो मैंने उनको हायर कर लिया था और वो हम दोनों मिलके कर रहे थे। तो वो बिल्कुल स्टार्ट में उसको हायर कर लिया? बिल्कुल स्टार्ट में, वो भी बिल्कुल फ्रेश था, मतलब अभी कोर्स कर ही रहा था, और एक दो छोटी मोटी जो उनके OLX वगैरह सैलानी के एक फेमस और जिया खान के OLX के कोर्स OLX बनाने के देते हैं, तो वो उन्होंने किया हुआ था। ओके। तो मैंने देखा उनसे, तो मैंने उनको हायर कर लिया। और मतलब उस वक्त तो मैं जेब से ही, जो मैंने SBL में जमा किया था, तो उसी अपनी जेब से ही उनको सैलरी पे करा था। उस वक्त भी क्लाइंट्स इतने ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं आए थे। और ये याद है, जो 120 स्क्वायर फीट का ऑफिस था, वहाँ पे मैंने 2 टेबल्स ले लिए थे, 2 चेयर ले लिए थे, एक अपने लिए और एक उनके लिए। तो जब मुझे याद है, मैंने स्टोरी डाली थी अपनी, तो एक और एजेंसी है जो कि उस वक्त एक्सटैक के नाम से थी, जो हमारे जूनियर्स थे, कुमैल और एहतिशाम। उस वक्त क्या नाम रखा होता उन्होंने? एक्सटैक, ठीक है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि यार क्यों ना हम मिलके कुछ करें, ठीक है, तुम हमारे सीनियर हो, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, हमारे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो शुरू करते हैं। तो हम लोग मिले, हमने दे वर ऑलरेडी रनिंग देयर स्टार्टअप, और उसमें मेरे ख्याल 3-4 लोग भी थे। यस, उनके पास ऑलरेडी उन्होंने एक ऑफिस लिया हुआ था डिफेंस में, और उनके पास थे 3-4 बंदे, मेरे पास एक ही रिसोर्स थी उस वक्त। और हम मिले क्लिफ्टन में, और हमने डिसाइड किया, और हमने सोचा कि चलो ठीक है, मर्ज करते हैं। मेरी कंपनी का नाम था मेरी कंपनी का नाम था उस वक्त ज़ेनकोडर्स, और उनकी थी एक्सटैक। तो हमने मर्ज किया और हमने ZenVS के नाम से हमने कंपनी बनाई। ठीक है, हमने वहीं उसी मॉल में, अम्मा टावर में ही, हमने एक और ऑफिस लिया, जिसमें आई गेस 400 स्क्वायर फीट का ऑफिस था, और हमने वहाँ से ZenVS का आगाज़ शुरू किया। तो ZenVS में हमने आई गेस कोई 1 साल उस ऑफिस में, अम्मा टावर में 1 साल काम किया, और उसके बाद जब कोविड आ गया था, तो वो पूरा मॉल बंद हो गया था, क्योंकि फिर हम लोग उसमें काम नहीं कर सकते। तो उस 1 साल के अंदर हाउ डिड यू गाइस डू इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टीम मेंबर्स एंड आल्सो बिजनेस के हवाले से? तो उस 1 साल में आई गेस माई टीम वॉज, आई हैड 3 डेवलपर्स विद मी, जिसमें से एक मेरी सिस्टर ही थी। मैंने उनको, ऑल्दो शी वॉज नॉट इन कंप्यूटर साइंस, बट मैंने उनको अपने साथ बिठा के उनको प्रोग्रामिंग सिखाई। ज़बरदस्त। वो अभी भी मेरे साथ हैं। शी इज़ अ मोबाइल ऐप डेवलपर। क्या बैकग्राउंड क्या था उनका? उनका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से ही था। ओके, ठीक है, कंप्यूटर साइंस नहीं था, लेकिन सिंस उन्होंने मुझे देखा था कि यार मैं किस तरीके से कंप्यूटर्स वगैरह में हूँ, तो मैंने उनको भी ये बचपन से ही मैंने बोला गेम्स खेलो। मैं ये समझता हूँ गेम्स में आप जो सीखते हो वो बहुत ज़्यादा सीखते हो गेम्स में, और जो आपकी माइंड में जो स्ट्रेटजीज बनती हैं, एक मिशन किस तरीके से अकम्प्लिश करना है, तो मैं उनको वो प्रैक्टिस करवा रहा था कि आप गेम्स खेलें। तो वो एक उनका कंप्यूटर का टच वहाँ से मिला था। फिर उसके बाद मैं अपने साथ बिठा के प्रोग्रामिंग सिखाई, और मैंने उनको भी UIT में ज़िया खान वाला जो कोर्स हो रहा था, ज़िया खान वाला जो कोर्स हो रहा था, मुझे नहीं याद है कि वो ज़िया खान करवा रही थी या सैलानी करवा रही थी, लेकिन करवा एक ही चीज़ रही थी। ठीक है, तो HTML CSS शुरू में करवा रहे थे, फिर जावास्क्रिप्ट करवा रहे थे। तो उसमें मेरी वाइफ भी कर रही थी कोर्स, और मेरी बहन भी, सिस्टर भी वो वही कोर्स कर रही थी। नाइस। तो उस वक्त आई गेस आई हैड 3 to 4 इंजीनियर्स अलॉन्ग विद माई सिस्टर। तो फिर हमने, ठीक है, तो कोविड आया, मॉल बंद हो गया, देन यू हैड टू शिफ्ट टू अनदर ऑफिस। यस, फिर हमें ऑफिस ढूंढना था, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। रिमोट हम लोग 2 महीने के लिए रिमोट गए, लेकिन हमने देखा कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल लूज़ होती जा रही थी। हमारे क्लाइंट्स क्योंकि वो उनको काम उस तरीके से काम डिलीवर नहीं हो रहा था, कोई ट्रैक नहीं कर पा रहे थे कि काम कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा। हमारे पास उस वक्त कोई प्रोजेक्ट मैनेजर्स वगैरह भी नहीं थे, सब कुछ हमने खुद ही करना था। तो फिर हमने एक ऑफिस लिया शारा फैसल पे, जो आई गेस इस ऑफिस के बिल्कुल सामने ही है, कराची के बिल्कुल सामने ही है। तो वो हमने वहाँ पर ऑफिस लिया, आई गेस इट वाज 800 स्क्वायर फीट। ठीक है, वो हमने ऑफिस लिया। फिर हमारी जो टीम थी कुमैल की, एहतिशाम की एंड ज़िशान की, तो वहाँ पर हम लोग मूव हुए। अच्छा, हमारी ऑल्दो कि हमारी एक ही कंपनी थी ZenVS, एक ही अम्ब्रेला के अंदर थी, लेकिन हमारी स्टिल तीनों के रेवेन्यूज़ अलग थे, तीनों की टीम्स अलग थी। तो वो ऐसे जो एक पार्टनरशिप थी वो एक नज़र नहीं आ रही थी। तो फिर हमने कुछ टाइम बाद हमने हैप्पीली डिसीजन लिया कि हम स्प्लिट हों, वो अपनी कंपनी को रन करें
और मैं जो मेरी कंपनी थी जिस नाम से जैन कुरियर्स उसी को रन करूं। तो जो ZenVS था वो उन्होंने ही रख लिया, ब्रांड नेम उन्होंने रख लिया। म्यूचुअली डिसाइडेड कि मैं मेरी जैन कुरियर्स के नाम से एक अटैचमेंट थी, तो मैंने उसी के साथ गया और वो ZenVS को इन्होंने स्टिक किया। तो वो वाला जो शारफ फैसल वाला ऑफिस था वो मेरे पास ही रहा। और फिर जब वो लोग मूव हुए तो मुझे थोड़ा सा खौफ आया कि भाई अब रेंट वगैरह, इसकी ऑपरेशंस की कॉस्ट वगैरह किस तरीके से हम कवर अप करेंगे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले तीन लोगों में डिवाइडेड हो रहा था, लेकिन अब सिर्फ एक पर लोड आ जाएगा। सही है। लेकिन खैर मैंने ये सोचा कि यार कि मैं ये वाला ऑफिस दे दूँ वापसी, जो टेनेंट जो ओनर थे उनको दे दूँ। लेकिन फिर नहीं था, एक फेथ आ रहा था, एक यकीन था कि यार कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। सही है। तो वही उसी ऑफिस में रन किया। फिर ऐसा टाइम आया कि वो ऑफिस हमें छोटा पड़ने लगा। उसके बाद हमने एक बेंगलोर में मूव किया और विद टाइम कंपनी बढ़ती गई, ग्रो होती गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी राइट नाउ वी हैव अराउंड 55 to 60 एम्प्लॉयज़ विद इन आवर ऑफिस। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो मुझे लगता है कि जो रियल जर्नी, एक तो ऑफ कोर्स आपकी बेस बनती है, सारी चीज़ें होती हैं, बट जब आप ग्रो करना शुरू करते हो ना, तो उस वक्त आप क्या डिसीजन ले रहे हो, उस वक्त आपकी क्या मेंटालिटी है। तो वो जो जर्नी है ना, मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे माशाल्लाह जिस तरीके से मैनेज किए सारी चीज़ें, तो आई वुड लव टू लर्न मोर अबाउट दैट। तो वो जो एक पीरियड है जब मतलब ये वाला ऑफिस है, ये किस तरीके से पूरा, एक तो वो टाइम था कि भाई वो 3 अलग हो गए और रेंट देना है, वो सारी चीज़ें मैनेज करनी है, और एक साथ ही मतलब साथ नहीं, ऑफ कोर्स विद द पीरियड ऑफ टाइम वो एक कैपेसिटी फिल हो जाती है एंड यू वुड वांट टू लाइक मूव टू न्यू ऑफिस। तो वो जर्नी वो किस तरीके से कवर अप हुई, इसमें मेरे ख्याल है 2 से 3 चीज़ें। एक तो आपकी टीम, और उससे भी बढ़ के आपकी सेल्स, बिकॉज इंडस्ट्री में जो बंदा सेल्स ला रहा है वो बिजनेस कर रहा है। तो हाउ डू यू? तो सेल्स मैंने शुरू से अपने हाथ में रखी थी। सेल्स क्यों, मुझे यही यकीन था अगर पोटेंशियल क्लाइंट है और मैं सेल्स कॉल्स पे जा रहा हूँ तो मैं उसको क्लोज कर लूँगा, अगर तो वो पोटेंशियल क्लाइंट है। तो एक सेल्स का तो एक्सपेक्ट मैंने अपने पास हैंडल किया हुआ था, और सारी सेल्स सारी क्लोजिंग मैं ही देख रहा था 2022 तक। और जो टीम बिल्डिंग और ग्रोथ कैसे की, अच्छा आपको देखो, जो आपका विजन होता है कंपनी का, आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वही आपके एसेट हैं, ठीक है, उनको आपको अपने साथ लेकर चलाना है, ठीक है। तो आपको उनके साथ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनके साथ एक पार्टनरशिप करनी है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो सिर्फ आपने आगे नहीं बढ़ना है, अपने एम्प्लॉयज़ को भी आगे लेकर जाना है। सही है। ठीक है, उनके पाँव में उतर के समझना है कि भाई उनकी क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनके क्या बेसिक इश्यूज़ हैं, उनका लाइफस्टाइल बेहतर होना चाहिए, उनकी एक मिसाल है उनकी गाड़ी की ख्वाहिश है या उनका घर के कोई मसले है, तो वो आपने हैंड सॉर्ट आउट करना है। ठीक है। जब भी आप लॉयल रहेंगे आपके साथ एम्प्लॉयज़। अगर ये चीज़ आप एम्प्लॉयज़ के साथ इंसाफ़ी नहीं कर रहे हो और सिर्फ आप ये है कि जो आ रहा है सारा का सारा आप सिर्फ उनको सैलरीज देकर आप सारा का सारा घर लेकर जा रहे हो, तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकोगे। ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमने जितना भी अभी एक्सपीरियंस किया है आवर जर्नी, तो उसमें मेन एसेट सर्विसेज कंपनी के लिए ऑफ कोर्स जो उनके पास टीम होती है वही एक एसेट है, ठीक है। उसके साथ उसके अराउंड मतलब आप ऑफिस बिल्ड कर सकते हो और आप अच्छी मशीन्स दे सकते हो उनको, और मतलब उन्हीं के अराउंड आप सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही है। उससे भी एक जो पहला स्टेप है ना, आप उनको जो भी चीज़ प्रोवाइड करेंगे दैट कम्स विद मनी, राइट। तो आपकी सेल्स किस तरीके से फिर ऊपर जाना शुरू हुई? अच्छा देखिए, इन्वेस्टमेंट तो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगाई थी, ठीक है। जो कि मैंने HBL से अर्न किया था वही थोड़ा बहुत मैंने इनिशियल टेबल्स वगैरह में लेकर आ गए थे। सेल्स किस तरीके से जनरेट करें, अच्छा शुरू में ये होता था, मेरे पास फाइवर से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लीड्स आ चुकी थी, तो वहीं से सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था और वहीं से एम्प्लॉयज़ की सैलरी और जो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स वगैरह हैं वहीं से जा रहे थे। मेरा खुद का रेवेन्यू मतलब प्रॉफिटेबल शायद ना होने के बराबर था, लेकिन ये था कि मुझे शुरू में प्रॉफिट करना भी नहीं था, ठीक है। मुझे टीम बिल्डिंग पे और एजेंसी बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करना था, ठीक है। तो आई वॉज नॉट वेरी कंसर्न कि यार मैं बस एट द एंड ऑफ द डे कुछ बच ही नहीं रहा है, ठीक है। सही है। तो इसी तरीके से वहीं से जो
आ रहे थे पैसे वही रोल हो रहे थे सैलरीज में, उनकी बेनिफिट्स वगैरह में। और सेल्स इस तरीके से कि मैं कोई लीड आती थी फाइवर पे, मैं चले जाता था कॉल्स पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो पोटेंशियल होता था तो वो क्लोज हो जाती तो थी। सब कुछ इनबाउंड ही आ रहा था उस टाइम सब कुछ उस वक्त इसी तरह से इनबाउंड ही चल रहा था। ठीक है। अच्छा, एक फिर ये हुआ कि जो मुझे याद है स्टिल, जो मेरा $15 का क्लाइंट था, ठीक है, मुझे एक फाइवर पे आई थी रातों रात, उसको है ना कोई ऐप में मसला आ गया था। उस वक्त मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे याद है 64 बिट 32 बिट और 64 बिट के बड़े कंप्लायंस के इश्यूज आ गए थे, और पे प्ले स्टोर ने रातों रात अल्टीमेटम दिया था कि आपको विद इन 15 डेज़ ये इशू सॉल्व करने हैं। तो वो एक क्लाइंट था, रातों रात का काम करना था, उनकी डेडलाइन थी नेक्स्ट प्ले स्टोर से, वरना उनकी ऐप ऑफलोड होने वाली थी। तो मैंने पूरी रात जाके, मुझे याद है 7 बजे मैंने उनका काम, मुझे 11 बजे काम मिला था, मैंने सुबह 7 बजे तक जाके मैंने खुद से वो काम हैंडल किया। तो उस वक्त उन्होंने उसको इतना अच्छा लगा कि मैंने कितनी डेडिकेशन और मोटिवेशन से उनका काम किया, तो उन्होंने मुझे फुल टाइम हायर कर लिया। ठीक है, बोला कि मेरे पास बहुत सारे, वो एक एजेंसी थी, ठीक है, यूएस की एक एजेंसी थी, तो बोला मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, क्यों ना आप मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करो मोबाइल, क्योंकि मैंने आपकी देखी है मोटिवेशन, आपकी डेडिकेशन देखी है, आप सारे मेरे क्लाइंट्स हैंडल करो। तो उस वक्त याद है उन्होंने मुझे फुल टाइम हायर कर लिया था, और मेरी एजेंसी को फुल टाइम हायर कर लिया था, और सारे जो भी इनके पास न्यू प्रोजेक्ट्स आते थे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के, वो सारे मेरे पास आ रहे थे। तो मैंने द लीड केम फ्रॉम फाइवर। द लीड केम फ्रॉम फाइवर। अच्छा, ठीक है, वो उस क्लाइंट को मैं अभी तक रन कर रहा हूँ। वाह, ठीक है, इट्स बीन 5 years। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा नहीं मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो फ्रीलांसर स्टार्ट करते हैं और एजेंसी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, कि मैं एज इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि मेरे लेट्स से 50 to 60 आवर्स हैं, जो मैं मतलब बहुत ज़्यादा काम भी करूँगा तो लगा सकता हूँ। वो आवर्स लिमिटेड है आपके पास। यस, इफ़ यू नीड टू ग्रो यू नीड टू ऐड दोस आवर्स। वो ऐसे ही हो सकता है कि आप और बंदे ऐड करोगे, लेकिन मैंने देखा थ्रू आउट माई जर्नी, और भी बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री में, जब मैं आया हूँ उस वक्त वो ऑलरेडी 5-6 साल से मौजूद थे या उससे ज़्यादा टाइम से मौजूद थे, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि अपनी एजेंसी को शो कर सकें। यस, वो बस इंडिविजुअल प्रोफाइल है उनके पास, और उसी प्रोफाइल के ऊपर वो कह रहे हैं कि मतलब विल डू द वर्क, और वो शैडो में और दूसरी टीम से काम करवा रहे हैं, और कॉन्फिडेंस ये नहीं आता उनको कि हम बताएं, आगे इंट्रोड्यूस करवाएं और हमें काम मिल जाएगा। डर ही रहता है कि यार ये, और ये मैं देख रहा हूँ आज की डेट तक ऐसा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ फ्रीलांसर्स हैं, इन एजेंसीज पे कन्वर्ट नहीं हो रहे। अच्छा, इसकी 2 वजह हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि कन्वर्ट होना ही नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि यार मेरे पास 10 रुपये आ रहे हैं ना, मैं खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए 100 रुपये। सही है, ठीक है, वो एक अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो एक क्लाइंट के साथ या 2 क्लाइंट के साथ रहना चाहते हैं। अगर मिसाल एक क्लाइंट चला भी गया, 2 क्लाइंट चले भी गए, तो वो उनको ये बताया कि उनकी प्रोफाइल बनी हुई है, उनको एक और क्लाइंट मिल जाएगा, और फिर वो जो नया क्लाइंट आएगा वो लोग मना कर देंगे क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग को लगता है उनसे नहीं हो सकेगा। ठीक है, क्योंकि मैनेज करना, फ्रीलांसर की लाइफ एक बहुत आसान है, एजेंसी रन करना एक बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपको एजेंसी में रात को 5 बजे भी जवाब देना है। ठीक है, आपको ऑस्ट्रेलिया रीजन को भी कवर करना है, आपको यूएस रीजन को भी कवर करना है, जो कि बिल्कुल एक टाइम जोन डिफरेंट है। We have done that at the same time, yeah. बिल्कुल ऐसा ही। तो एजेंसी रन करना इज़ नॉट अ लाइक पीस ऑफ केक। ठीक है, आपको बहुत खून पसीना वो वाली बात है ना, एक मजदूरों वाली आपको जॉब करनी है, आपको मजदूर, डिजिटल मजदूर बने हुए हो। ठीक है, आपको सुबह 7 बजे भी जवाब देना है, शाम को 7 बजे भी जवाब देना है। तो ये है, नींद तो आप छोड़ ही दो कि नींद हो सकती है। मुझे याद है मैं गैप्स में नींद करता था उस वक्त, क्योंकि जो उस वक्त जो न्यू लीड्स आ रही हैं, मैं उस पर कॉल पे चले जाऊँ या मैं उसको क्लोज़ कर लूँ किसी तरीके से। तो मुझे याद है 2 घंटे की मैं नींद करता था, उठता था, अलार्म लगाया हुआ था कि यार मैसेजेस आए होंगे, मैं उनको जाके क्लोज़ करूँ। तो फिर वापसी 2 घंटे सोता था, फिर वापसी उठता था। इस तरीके से मैंने अपनी एजेंसी बिल्डअप की है। तो हर कोई ये नहीं कर सकता है, और वही कि कुछ लोग कर नहीं सकते हैं, कुछ लोग करना नहीं चाहते। सही है, ठीक है। तो मतलब ऑफ कोर्स जब स्टार्ट किया उस वक्त पहले शुरू में ही ये कहते थे कि मेरी एजेंसी है, मेरे साथ 2 काम कर रहे हैं, या फिर शुरू में ये कहते थे कि यार मैं मतलब इंडिविजुअल हूँ, फ्रीलांसर? क्योंकि ऑफ कोर्स स्टार्ट में तो तुम अकेले ही थे, तुम ही काम कर रहे थे। पहले दिन से एक डेवलपर मेरे साथ था। ठीक है, तो मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि यार मैं सिंगल बंदा हूँ, मैंने यही बोला शुरू से, फ्रॉम डे वन। जब मैंने बना लिया ना कि बिजनेस करना है, तो मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैं अकेला फ्रीलांसर बनूंगा। फ्रीलांसर मैंने पहले दिन से नहीं बोला अपने आप को।
अच्छा, ठीक है। तो मैंने सब पहले दिन से यही बोला कि यार मेरी एक एजेंसी है, छोटी सी, भले भले एक बंदा है मेरे पास, लेकिन एजेंसी ही है। ठीक है। फ्रीलांसर की लाइफ मैंने कभी नहीं देखी, मैंने शुरू से ही एजेंसी बोली, भले मेरे पास वो एक ही रिसोर्स थी उस वक्त। ठीक है। तो पहले से जब मैंने बना लिया कि यार बिजनेस करना है, तो पहले से विजन था कि यार। तो क्लाइंट्स की तरफ से तुम्हें मतलब कुछ पुशबैक नहीं आता था यार, आई वांट टू वर्क विद इंडिविजुअल्स ओनली? बहुत आया, और बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे इस वजह से लूज़ हुए कि यार मुझे इंडिविजुअल के साथ काम करना है, मैं फिर एजेंसी के साथ काम नहीं करना चाहता। तो उस वक्त हम ये ऑप्शन देते थे कि यार आपको इंडिविजुअल के साथ काम करना है, ठीक है, वी हैव रिसोर्सेज, वी हैव अ पूल ऑफ डेवलपर्स, आप उनमें से आप कर लो, आपको कॉल पे जाना है उनके साथ, आपको स्लैक पे रहना है उनके साथ, इट्स टोटली योर चॉइस। आप उनके साथ देख लो कि आपका एक कंफर्ट जोन है, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन सही हो रही है, तो यू हैव दिस ऑप्शन। अगर कुछ क्लाइंट्स इससे हो गए, आ गए हमारे पास, कुछ क्लाइंट्स नहीं है कि नहीं आप एट द एंड ऑफ द डे आप एजेंसी रन कर रहे हो, वी डोंट वांट टू वर्क विद एजेंसीज। तो ऐसा हुआ है, और हमें ऐसा कुछ मसला नहीं हुआ। हमने प्रॉक्सी नहीं लगानी या किसी की कि यार हम झूठ बोल के हम काम कर रहे हैं या इस तरह से, तो हमने ये नहीं किया। हमने पहले दिन से बोला कि हम एजेंसी रन कर रहे हैं और उसी को हम ग्रो करेंगे। ठीक है। तो आई टेल यू व्हाट माय एक्सपीरियंस बिन। तो काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जो काम कर रहे थे, और मतलब उस टाइम पे अपनी अपनी एजेंसीज रन कर रहे थे, दे वुड वर्क एज फ्रीलांसर्स एंड आई स्टार्टेड एज फ्रीलांसर, आई वाज अ डेवलपर माई सेल्फ। तो शुरू में हम लोग काम करते रहे, और उसमें होता ये था कि ऑफ कोर्स हमारे साथ टीम में 1-2 लड़के थे, बट दे वर देयर टू हेल्प ओनली। और ज़्यादातर फिर हमें प्रॉब्लम ये भी आती थी कभी कभी कि ऑफ कोर्स मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरे साथ जो दूसरे लड़के हैं उनको अभी वो 6 महीने हुए हैं, तो मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो उसी तरीके से परफॉर्म करें। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि जो उन्होंने काम किया है वो मुझे रीडू करने में इतना टाइम लग जाता था जितना मैं अगर ख़ुद से कर लेता स्टार्ट से ही, तो वो कम टाइम लगता उसके अंदर। लेकिन विद टाइम जब उनका एक एक्सपीरियंस बिल्डअप हो गया, व्हेन वी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग देम एज इंडिविजुअल्स, कि ये एक बंदा है, ये इसकी प्रोफाइल है, इसकी रिज्यूमे है, इतने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, इतना एक्सपीरियंस है, तो कोई ज़्यादा मसला हुआ नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि द डे वी डिसाइडेड विल गो एज एजेंसी, दैट वाज द डे कि हमारे पास क्लाइंट भी वैसे आना शुरू हो गए। यस, ऐसा ही है। बिकॉज अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ना कि आई लेट द पर्सन गो जो कि एजेंसी के साथ काम नहीं करेगा, तो आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। यू हैव टू लेट सम पीपल गो। यस, आप हर सारा पानी आप अपने तरफ नहीं खींच सकते। ठीक है, आपको दूसरे फ्रीलांसर्स के लिए भी ऑफ कोर्स। उसमें फिर मुझे एक जो चीज़ वो नज़र आई वो ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं एजेंसीज़ के साथ। तो हमने एक जॉब पे बिड किया, उसके ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन था नो एजेंसीज, ओनली फ्रीलांसर्स और इंडिविजुअल्स। ठीक है, हमने फिर भी बिड कर दिया। उस बंदे के साथ कॉल पे गए, ठीक है, हमने साथ जो डेवलपर काम करेगा हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी रिज्यूमे दिखाई, अपना काम दिखाया, और उसको बताया कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होगी। जो बंदा आपको असाइन किया है ही विल बी वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट ओनली, नॉट ओनली कि वो किसी और प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा होगा, बट ऑल्सो कि उसकी जगह कोई और काम नहीं कर रहा होगा। कम्युनिकेशन भी वही देगा, सारी चीज़ें वही देखेगा। वी वर एबल टू क्लोज दैट। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स हैं, वो क्या करते हैं, ऑनबोर्डिंग कर लेते हैं प्रोजेक्ट की। ठीक है, प्रोजेक्ट आ जाता है, वो अपनी मिसकम्युनिकेशन और अपनी रॉन्ग कमिटमेंट की वजह से एक काम हो नहीं सकता है उनसे, वो ओवर कमिटमेंट कर लेते हैं कि यार हम कर देंगे। और फिर शुरू में उनको लगता है कि यार पहले शुरू में पैसे आ जाएंगे हमारे सुन बेसिस पे, हम शुरू का इजी काम निपटा देंगे, और बाद में हम लोग क्लाइंट को जवाब नहीं देंगे। तो ये एक होता है, बहुत ज़्यादा हमारे पास क्लाइंट आते हैं रो रो के कि यार हमने पाकिस्तानी को हायर किया था या इंडियंस को हायर किया था, हाँ। और उन्होंने सारा काम ख़राब कर दिया, तो हम वापसी आपके पास आने से डर रहे हैं क्योंकि हमने एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो ये देख, इस पॉडकास्ट के थ्रू एक मैसेज भी देना चाहेंगे कम्युनिटी को कि जो भी इस तरह से काम करें तो यार ना करें, अपना पाकिस्तान का या अपने एशियन कंट्रीज़ को ना बदनाम करें। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी जॉब्स पे लिखा होता है नो पाकिस्तानी, नो इंडिया, नो बांग्लादेशी। यार मैंने नहीं देखा, या शायद मैं वो देखता ही नहीं नहीं, तो ऐसा होता है कि यार अच्छा। वो पाकिस्तानी के साथ इंडियन के साथ नहीं काम करना चाहते जस्ट बिकॉज उनको एक एक्सपीरियंस ऐसा मिल चुका है बिकॉज ऑफ द न्यू फ्रीलांसर्स। जो और बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे करते हैं कि यार एक बस क्लाइंट आ जाए, पहला ऑर्डर आ जाए,
तो इस चक्कर में वो ओवर कमिटमेंट कर लेते हैं, फिर बाद में उनको पता चलता है कि वो उनसे काम हो ही नहीं सकता और वो क्लाइंट उनसे ख़राब हो जाता है। सही है। और एक बार आपकी प्रोफाइल ख़राब हो गई, यू आर डन विद इट। या ऑफ कोर्स। तो आपने स्टार्ट किया फाइवर के ऊपर, ठीक है। व्हेन डिड यू मेड द ट्रांजिशन टू अपवर्क, एंड इज देयर अ राइट टाइम कि जब वो कर लेना चाहिए या ज़रूरत नहीं है? यार उस वक्त अपवर्क वॉज कंपेरेटिवली ईजी। आज के दौर में अपवर्क इज़ नॉट फॉर फ्रीलांसर। आई डोंट थिंक अपवर्क इज़ फॉर फ्रीलांसर्स, अपवर्क इज़ फॉर एजेंसीज। रीज़न बीइंग द कनेक्ट कॉस्ट। जो कनेक्ट की कॉस्ट है अपवर्क पे आजकल, और आपको अगर 100 प्रपोजल भेजते हो तो आपको 7 to 8 जवाब आएंगे, वो भी अच्छी प्रोफाइल्स पे। अगर आपकी फ्रेश प्रोफाइल है तो 100 पे जो उसका रेशो 1 से 2 जवाब आएंगे। 100 प्रपोजल्स को एक प्रपोजल के कनेक्ट 16 कनेक्ट लगाने पड़ते हैं, और 1 कनेक्ट की कॉस्ट है $0.15। तो आपको 100 प्रपोजल्स के लिए आपको समझो कि $150 तो आपने स्पेंड करना है, ठीक है। अगर 100 प्रपोजल आप कर रहे हो तो एक न्यू फ्रीलांसर कैसे करेगा? और एक बंदा है जो कि डेवलपमेंट करता है, वो इतनी पाबंदी के साथ जो सेल वाला काम है, जो रिपीट काम है, मतलब ये तो एक तरह से मतलब एक इंजीनियर है ना, तो इंजीनियर को आदत ये नहीं होती कि वो एक ही काम बार बार कर रहा है, वो डिफरेंट अप्रोचेस के साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये जो सेल्स वाला काम है, ये डेफिनेटली आई एग्री टू द पॉइंट कि अभी जो अपवर्क की मार्केट है ना, उसमें हमें डेडिकेटेड बंदा अगर आप नहीं लगा रहे हो अपनी प्रोफाइल पे, इट्स नॉट दैट टाइम कि जो 2014 या 12 से लेके 20 तक, कोविड से पहले तक इनवाइट्स के थ्रू वी वर डूइंग बिजनेस जस्ट लाइक दैट, कि हमारे पास इनवाइट्स आते थे, उन्हीं से बात करते थे और उन्हीं से बिजनेस क्लोज कर रहे हैं। ऐसा ही है, किसी जॉब पे बिड नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही है, मैंने भी ऐसे ही किया। 2022 तक मैंने कोई इनवाइट्स कोई जॉब पे बिडिंग नहीं की, ठीक है। सारा क्लोजिंग इनवाइट्स पर होती थी, और अब ऐसे इनवाइट्स आते ही नहीं है, ठीक है। उनको पता है कि यार पिछले महीने के मैं आप स्टैट्स बताऊं, जो पिछला साल था 2023 में, यही मतलब जैन का जो महीना था, उससे अभी तक 10 टाइम्स लोअर इनवाइट्स हैं प्रोफाइल के ऊपर। उसका वजह यही है ना, उनको पता है कि यार कनेक्ट कॉस्ट से हम कमा रहे हैं, ठीक है। अब एक मिसाल है, क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की, $100 की जॉब, उसका बजट है, क्लाइंट का बजट है, उस पर जो कनेक्ट लग रहे हैं वो $100 से ज़्यादा है। तो आपका एक तो जो 10% का अपवर्क का एक कट है वो तो अलग चला, लेकिन उनका जो मेन बिजनेस बन गया है ना, वो कनेक्ट कॉस्ट बिजनेस बन गई है। तो एक छोटी से छोटी एजेंसी जब इतने जैसे कि मेरी एक एजेंसी है, मैं $4000 के कनेक्ट्स बाय करता हूँ मंथली, या उससे ज़्यादा, डिपेंड्स कि कितनी मेरे पास स्पेस है। मेरी एक एजेंसी 50 to 60 रिसोर्सेज की है, बहुत छोटी सी एजेंसी है। तो और बड़ी एजेंसी है जिनके मिलियंस ऑफ अर्निंग है अपवर्क पे, तो वो कितने कनेक्ट्स लगा रहे होंगे, उनके पास हंड्रेड ऑफ प्रोफाइल्स हैं। तो उनका जो मेन अब समझ आ गया ना उनको कि भाई कनेक्ट से ही कमाना, ठीक है, जिसकी वजह से वो इनवाइट्स का सारा गेम ख़त्म हो गया है। वो जानबूझ के हम इनवाइट्स नहीं आ रहे, क्योंकि पता है कि यार इनवाइट्स आएंगे तो डायरेक्ट क्लाइंट्स मिल रहा है बगैर इन्वेस्टमेंट। और उन्होंने तो अब जब कनेक्ट कॉस्ट इन्होंने $16 कनेक्ट्स पर बिड किया था, तो उन्होंने तो बाकायदा अपने उस पर लिखा था कि अपवर्क इज़ फॉर बिजनेसेस, और बिजनेसेस ने इन्वेस्ट करना है। ये उन्होंने इस तरीके से अपनी जस्टिफिकेशन दी थी। और कोई भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लीड की एक कॉस्ट होती है, बिल्कुल, बी दैट बार्क या पीपीसी रन करते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग रन करते हो, कॉस्ट होती है। एग्जैक्टली। तो वो अपवर्क के ऊपर पहले उस तरीके से मॉडल था नहीं, बिल्कुल। तो अब वहाँ पर है। अब इस हवाले से मुझे लगता है कि फाइवर फ्रीलांसर को फिर सपोर्ट करता है। तो कन्वर्सेशन उस तरफ लेके चलते हैं। तो फाइवर पे तुमने शुरू में काम करना शुरू किया, मेरा ख्याल है लेवल 2 पे आया, उसके बाद तुमने फिर वहाँ पे काम रोक दिया था। यस, लेवल 2 हो गया था। उसके बाद काम रोक इसलिए दिया था क्योंकि जब मेरी फाइवर प्रोफाइल मैच्योर हो गई, आई गेस व्हेन आई हैड 50+ ऑर्डर्स, 50+ रिव्यूज़ ऑन फाइवर, और मैं जब टॉप रैंक पे आ रहा था, मतलब कोई भी रिएक्ट नेटिव सर्च करेगा तो वो टॉप पर, जो कि अभी वापसी माशाल्लाह आ चुका है। तो उस वक्त जो भी करता था, तो मैं एक आता था, एक मुबीन निसार हमारे साथ ही यूनिवर्सिटी में होते थे, वो 2 होते। इंशाल्लाह इल बी ऑन द पॉडकास्ट इंशाल्लाह। तो जब मुझे लगा कि मेरी फाइवर अच्छा चल रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना साइड बाय साइड में अपवर्क को शुरू करूँ। फिर मेरा अपवर्क किया। अच्छा, अपवर्क से कंपैरेटिवली ये देखा कि अपवर्क से बड़े क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए वहाँ से, और सेल्स का एक्सपीरियंस या क्लोजिंग का एक्सपीरियंस तो था ही मेरे पास। तो अपवर्क मेरा इतना मैच्योर हो गया
कि मैंने फाइवर को बंद कर दिया। ठीक है। 2020 में मैंने फाइवर यूज़ किया, 21 में यूज़ नहीं किया, 22 में यूज़ नहीं किया, 23 में थोड़ा थोड़ा यूज़ किया, काफ़ी कम यूज़ किया। और अभी 23 के मिड के बाद फिर मैंने फाइवर पे अगेन फोकस करना शुरू किया, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइवर से काफ़ी बिजनेस जनरेट हो रहा है। लोगों का ये परसेप्शन है फाइवर इज़ $5 मार्केट, फाइवर इज़ नॉट अ $5 मार्केट। फाइवर एनीमोर। यस, एनीमोर। ठीक है, फाइवर मैंने जो बताया वो एजेंसी मुझे फाइवर से मिली, ठीक है। दैट एजेंसी मेड मी अ रेवेन्यू ऑफ $100,000, माशाल्लाह, ठीक है, इन अ ईयर। अल्लाह मुबारक। या तो फाइवर इज़ नॉट अ स्मॉल मार्केट, $5 मार्केट एनीमोर। या तो फाइवर पे यू स्टार्टेड, मेरे ख्याल है हमारी एक मीटिंग हुई थी एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट फाइवर के यार फाइवर के ऊपर अच्छे बिजनेसेस आ रहे हैं, एंड देन यू स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट अगेन। 2022 दिसंबर में आया था, इसी यही ऑफिस यहीं पे आए थे। और हम सेल्स को ही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि वो एक ट्रांजिशन पीरियड था जब इनवाइट्स अपवर्क पे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, ठीक है, ना होने के बराबर। और हमें ऐसा दिख रहा था कि अगर हम इसी स्ट्रेटजी पे जाएंगे तो वी विल बी इन अ ट्रबल। एक मैच्योर एजेंसी जो कि एक प्रॉफिटेबल है ऑलरेडी, वो उनको भी ट्रबल दिख रहा था। तो हमने कुछ ना कुछ करना था, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और आपका क्या मशवरा था कि फाइवर को वापसी एक्टिव करो, ठीक है। एंड आई डिड दैट, ठीक है। मैंने प्रमोट करना शुरू किया फाइवर को, और फाइवर पे मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला मिड ऑफ, क्योंकि जाहिर सी बात है 1-2 साल से मैंने अपना अकाउंट छोड़ दिया था। उसके बाद उसको एक्टिव करवाने में वही अगेन यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द ऑर्डर, बट आपको रैंक करवाना है। तो रैंक करवाने में टाइम लगा। अच्छा, हमारी डिस्कशन हो रही थी पिछले दिनों जब मीटअप हुआ था, तो उसमें एक स्ट्रैटेजी, मतलब काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज थी, उसमें एक स्ट्रैटेजी आपने ये बताई थी कि फाइवर को हम जितना पैसा बना कर देंगे, ऑफ कोर्स वो जो ऑर्डर्स आते हैं 20%, और जितने ज़्यादा क्लाइंट्स हम प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। यस। तो उसके बारे में यस। तो अच्छा, अक्सर फ्रीलांसर्स ये करते हैं, वो अपनी ग्रीड में कि यार फाइवर पर क्लाइंट आ गया, उसको बोलते हैं कि यार आगे आ जाओ, बाहर आ जाओ। यहाँ पर वो इस तरीके से करते हैं। अब मुझे थोड़ी सी स्ट्रेटजीज पता है, मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, तो वो कहते हैं कि साला $10,000 का प्रोजेक्ट है, तो फ्रीलांसर को मिलने वाले होते हैं $8,000, ठीक है। तो वो बोलता है कि यार 10,000 है, आप ऐसा करो, आप 9,000 दे दो मुझे, ठीक है, और बाहर आ जाओ, ठीक है। वो $1,000 के लिए या $2,000 के लिए वो बाहर ले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते या समझते कि यार वो $1,000 जो दे रहे हैं वो आपको $200,000 का बिजनेस वहीं से आपको जनरेट हो सकता है, तो वो बाहर ले जाते हैं। जिसकी वजह से हुआ क्या, आपकी टीम आप बाहर ले गए, मतलब आप एग्जॉस्ट हो गए प्रोडक्शन में, आप और काम नहीं ले सकते। तो जो आपके ऑर्डर्स लगाने थे वो आप नहीं लगा सकोगे। आपकी फाइवर की प्रोफाइल, आपने एक लीड जनरेट कर ली, लेकिन आपने उस वहाँ पे क्लोज़ नहीं किया। अगर आप क्लोज़ करते हैं तो वो फाइवर देख रहा होता है कि भाई कितना ऑर्डर, जाहिर सी बात है मेरी दुकान है वो चल रही है, मैं उसको मॉल को पैसे दे रहा हूँ, जब भी वो मुझे प्रमोट करेगा ना, तो फाइवर इज़ लाइक द मॉल, ठीक है। आप उसको कमीशन देते रहोगे, उसका 20% ऑर्डर्स लगाते रहोगे, जब भी वो आपको प्रमोट करेगा, ऊपर लेकर आएगा। तो ये एक मॉडल, दिस इज़ द बेस्ट SEO प्रैक्टिस कि आप फाइवर को बिजनेस देते रहें। यस, ऐसा ही है। वो क्यों ऐसी, मतलब जितनी भी वो थ्योरी है SEO रैंकिंग के लिए, आपने FAQs डाल दिए, डिस्क्रिप्शन टैग्स, वो सारी चीज़ें आप डाल दें, आप मॉल को पैसा नहीं बना के दे, वो आपको रैंकिंग में क्यों लेकर आएगा। सो मेरा ख्याल है सिर्फ एक ही रूल है। वो मैंने कुछ ऐसी प्रोफाइल्स भी देखी हैं कि उसके ऊपर मतलब वो थंबनेल्स भी कुछ अच्छे नहीं बने हुए और बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर ऑर्डर्स लग रहे हैं। तो जब ऑर्डर्स लग रहे हैं, फाइवर इज़ मेकिंग मनी, और उससे फिर फीडबैक भी मिल रहा है, कंटिन्यूस फीडबैक मिल रहा है क्लाइंट्स का कि ये बंदा हमारे लिए क्वालिटी डिलीवर कर रहा है। फाइवर वुड वांट टू दैट पर्सन टू रैंक। और हेयर कम्स के वो डिस्कशन है, मुबीन आवर फ्रेंड, तो ही स्टेड ऑन वन प्लेटफॉर्म, माशाल्लाह he has grown in numbers as well। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए, एक ही कीवर्ड, मेरे ख्याल है बादशाह, रिएक्ट नेटिव के बादशाह और उस कीवर्ड के ऊपर मेरे ख्याल है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 4-5 years, जब भी आप करें फाइवर चॉइस पहले नहीं भी था, फिर भी वो नंबर 1 पे माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाह बरकत दे उनको, तो वो उस पर रैंक कर रहे थे। और अभी जब से फाइवर के ऊपर क्लाइंट्स को रखना शुरू किया है, तो मुझे नज़र आ रहा है फाइवर बहुत सारे फीचर्स इनेबल करना शुरू कर रहा है। यस, वो आपको पता ही नहीं है, वो एक अलग मार्केट है। वो आपने प्रोफाइल जितनी मर्जी अच्छी बना ली, जितनी मर्जी अच्छी वीडियोस, पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शन, टैग, सब चीज़ें बेहतरीन आपने कर ली,
जब तक आप फाइवर पे वैल्यू वैलिडेट नहीं हो रही, फीडबैक वैलिडेट नहीं हो रहा, या फिर आप फाइवर को पैसा नहीं बना के दे रहे हो, आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो बेस्ट सेलर्स को मिल रही हैं। तो कल मैं मिला अपने एक पुराने दोस्त से, तो वो हम लोग लास्ट ईयर सऊदी लीव पे गए हुए थे, तो वहाँ पर ना मुलाकात हुई उनके साथ, इरफान मलिक के साथ। तो इरफान मलिक सेवन सॉल्यूशंस वाले। तो मैं काफ़ी सारे लोगों से मिल रहा था। अच्छा, मुझे पता नहीं था सेवन सॉल्यूशन के बारे में ना, तो वैसे ही वो वहाँ पे डिनर पे थे वहाँ पे, तो काफ़ी सारे लोगों से मैं मिला। तो अब वो जो मेरा दोस्त है वो इरफान साहब को जानता था, तो उनके साथ कन्वर्सेशन होना शुरू हो गई। तो एक चीज़ उन्होंने कहा कि कभी भी अपवर्क या फाइवर, बी दैट एनी प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म से अपनी लीड्स को बाहर नहीं लेकर आओ। ऐसा ही दैट ऑल्सो वैलिडेट्स द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग कि अपवर्क के ऊपर उनकी मिलियन, मेरे ख्याल 2 मिलियन के क्लोज, 1.8 मिलियन 1.8 मिलियन अभी रिसेंट वीडियो आई थी जिन्होंने हाँ डिस्क्लोज किया था कि 1.8 मिलियन। तो 1.8 मिलियन वो कह रहे थे अगर आपकी प्रोफाइल पे $2 लाख $5 लाख लगा हुआ है, दैट लीव्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट टू द क्लाइंट। ठीक है, आपने भाई $5 मिलियन का बिजनेस कर लिया, कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। ठीक है, वो एक वैल्यू है, वो प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है। तो दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि फाइवर और अपवर्क, खैर अपवर्क के ऊपर जो जॉब लिस्टिंग आती है वो भी फिल्टर्ड होती है अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल। आपको जो न्यू बंदा है उसको सारी जॉब्स नज़र ही नहीं आएंगी जिस पे वो बिड कर सके। ऐसा ही आपने किस तरीके के काम किया हुआ है रिसेंटली, उसी के हिसाब से वो फाइवर जब भी जॉब क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है, फॉर एग्जांपल उसने डाला मर्न स्टैक या मोबाइल ऐप डेवलपर या रिएक्ट नेटिव, तो जो आपने रिसेंट काम किया हुआ है, अगर आपकी स्किल्स के साथ जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ मैच करता है, तभी वो आप बेस्ट मैच लिखा हुआ आता है कि क्लाइंट के पास एक ऑप्शन होता है बेस्ट मैच करो। तो वो जो रैंक हो, जो जिस तरीके से काम किया हुआ है आपने, और बहुत सारे स्टैट्स होते हैं कि रीजन वाइज भी एल्गोरिथम होता है कि रीजन वाइज ये वाला बंदा दिखाना है, तो ऐसा ही है। तो द पॉइंट ही वाज मेकिंग कि आप जितना प्लेटफॉर्म को, मतलब प्लेटफॉर्म को आप एज ए एम्प्लॉयर भी सोच सकते हो बिल्कुल कि वो असिस्ट उस बंदे को करेगा और आउट ऑफ द वे जाके करेगा। और वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि उसके पास अगर मतलब लोग आ रहे हैं जो बिजनेस देंगे, तो उनको भी उन्हें बेस्ट वैल्यू देनी है, वो खुद से मैच करवाएंगे। पहले इफ़ यू रिमेंबर कि अपवर्क के खुद वो टैलेंट स्पेशलिस्ट, एक्विजिशन स्पेशलिस्ट की ईमेल आती थी कि ये जॉब है, हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर अप्लाई करें, बिकॉज वो वैल्यू उनको भी देना चाहते हैं जो बिजनेस उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो या इट वर्क्स सबसे बेस्ट। अभी मतलब बहुत सारे लोगों से वो पूछते हैं कि भाई हम फाइवर पे क्या करें, अपवर्क पे क्या करें, जो बिजनेस आ रहा है उसको वहीं पे रखें। और एक लोगों का परसेप्शन है कि यार ये अपवर्क से इतना बड़ा क्लाइंट नहीं मिल सकता, इंटरप्राइज क्लाइंट नहीं मिल सकता, या फाइवर से इंटरप्राइज क्लाइंट नहीं मिल सकता। अगर आप इरफान की प्रोफाइल देखें, वही सेवन सॉल्यूशंस, उनकी प्रोफाइल पे आई गेस एक मैंने देखा था $300,000 का एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है। लोगों की पूरी प्रोफाइल पे नहीं होते। हाँ, लोगों की पूरी प्रोफाइल पे नहीं होते। तो $300,000 का एक प्रोजेक्ट, ठीक है। और फिर दूसरा प्रोजेक्ट 156 ऐसा 150, मैंने उनको काफ़ी, उनकी प्रोफाइल मैंने काफ़ी देखी है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था उनकी वीडियो के बाद, तो मैंने उनकी टीम को मैसेज भी किया कि एक कॉल करते हैं, तो उस पर इंशाल्लाह जवाब आएगा तो उनसे बात करेंगे। आई एम अ बिग फैन ऑफ इरफान। अच्छा, मैं भी गया हुआ था लाहौर, तो मैंने उनको मैसेज किया। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मैं लाहौर पहुंचा हूँ उस दिन वो ट्रैवल कर रहे थे, ही वाज गोइंग लिविंग फॉर दुबई, और दुबई से फिर वो यूके जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम वीडियो कॉल कर लेते हैं, बट आई वांटेड टू मीट हिम इन पर्सन। तो खैर इंशाल्लाह मेरे ख्याल है शायद लीव पे जाना हो तो वहाँ पे मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह डेफिनेटली। अच्छा, तो अभी मेरा ख्याल है कि अपवर्क के ऊपर जो सेल्स टीम आपने जो बनाई है वो मेरे ख्याल है एक प्रॉपर एक मॉडल है। तो एक तो वो स्टार्ट कैसे हुआ, आइडिया कहाँ से आया कि यार इनवाइट्स आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ अब, किस तरीके से, और अभी जो करंट सिचुएशन है, सो फ्रॉम स्टार्टिंग to where you are right now in terms of the sales team. So tell me more about that. तो अच्छा, मैंने बताया कि 2022 के मई तक मैं खुद ही सेल्स सारी हैंडल कर रहा था, क्योंकि उस वक्त इनवाइट्स आ रहे थे, और जहाँ पे मैं क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा हूँ, प्रोडक्शन को हैंडल कर रहा हूँ, वहाँ पे इनवाइट्स को जवाब देना इट वाज नॉट, क्योंकि वेरी हार्ड, क्योंकि बहुत कम इनवाइट्स थे और उस इनवाइट्स पे क्लोज हो जाते थे क्लाइंट्स, और नए क्लाइंट हर महीने क्लोज होते रहते थे। तो एक प्रॉपर जॉब नहीं थी कि आपको बिड करना है और फिर आपको वो इंटरव्यू पे जाना है, इस तरीके से नहीं था।
तो फिर जब एक मेरे पास मैं एक इंटरव्यू ले रहा था और उन्होंने एक रीज़न अपना बताया कि भाई वहाँ पे सेल्स इस तरह से चलती है, क्योंकि आप इंटरव्यू में जब आप लेते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। तो मुझे तो ये मॉडल पता ही नहीं था कि यार अपवर्क पे लोगों ने पूरी टीम बिठाई हुई है, पीछे एजेंसी बना के पूरी टीम बिठाई हुई है जो बिडिंग कर रही है और प्रपोजल्स दार है। मैंने तो उससे पहले, मुझे याद नहीं है मैंने कनेक्ट एक पैकेट भी लिया हो, क्योंकि आपको मिलते थे कनेक्ट्स अपवर्क पे और उसी से हम इनवाइट्स भेज देते थे। तो मैंने तो उससे पहले कोई कनेक्ट्स खरीदे नहीं थे, कभी नहीं खरीदे थे। मुझे समझ भी नहीं आता था लोग क्यों खरीदते हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यार लोगों ने पूरे रूम्स बनाए हुए हैं सेल्स रूम में जो करते ही बिडिंग है। तो एक डेवलपर का मैं इंटरव्यू कर रहा था, ही वॉज अ फ्रेशर बिगिनर। तो उन्होंने बताया कि यार ये एक्सपीरियंस है उनका, थोड़ा सा इंटर्नशिप की हुई है सेल्स में और ये काम था उनका। तो मैंने कहा यार आप यहाँ पे करें, ठीक है आप डेवलपर के लिए आ रहे हैं लेकिन आप यहाँ पे करें, और अगर एक मिसाल है ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर ये चल गया तो बहुत अच्छा है, फिर आप ही इसको लीड कीजिएगा इस पोजीशन को। तो वैसे ही हुआ कि एक मई 2022 में मेरे पास पहली सेल्स की एक रिसोर्स थी, ठीक है। और उसके बाद विद टाइम अभी आई हैव 10 सेल्स के, आप बिडर कह लें या क्लोजर कह लें, लेकिन 10 रिसोर्सेज हैं। हाउ इज़ दैट टीम इज स्ट्रक्चर्ड? इस तरीके से स्ट्रक्चर है कि बिडर्स हैं, ठीक है, दिन के कुछ बिडर्स हैं, रात के कुछ बिडर्स हैं, दिन के क्लोज़र हैं और रात के क्लोज़र हैं, ठीक है, और मैं खुद भी क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो सो हाउ डिड यू फिगर आउट कि यार ये बिडर, पहले तो आपने वो जो लड़का हायर किया ही वाज बिडर, ठीक है, तो उससे फिर दूसरा बंदा आपने कौन सा हायर किया? अच्छा, वो जब वो बिडिंग कर रहा था तो वहाँ से लीड जनरेट हो रही थी और क्लोज इनकी कॉल्स मैं कर रहा था, या अगर मैं कभी अवेलेबल नहीं था तो वो उनके पास भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, इंग्लिश वगैरह उनकी अच्छी थी, तो वो क्लोज जाकर कर देते थे। तो ये मॉडल था। तो मुझे समझ आया कि यार यहाँ से लीड्स जनरेट हो रही है, ठीक है, तो उसी को हमने फॉलो किया, 1 से 2 किए, 2 से 4 वो भी बिडर किया, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 4 क्लोजर करो, ठीक है, 4 बिडर पे 1 क्लोजर इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, हर 4 बिडर पे 1 क्लोजर रखें। ये व्हाई डिड यू रिक्वायर अ क्लोजर? क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि 2 कॉल्स साइमल्टेनियसली हो जाएं, ठीक है। अब एक मिसाल मैं एक कॉल पे जाऊं, अच्छा सेल्स में ये है कि एक MIT की एक स्टडी भी है कि अगर आप विदिन 5 मिनट्स कॉल पे नहीं जा रहे ना, या विदिन 5 मिनट्स आप जवाब नहीं दे रहे हो ना, तो आपका जो चांस है 800 टाइम्स ड्रॉप हो जाता है कि वो आप क्लोज होगी सेल्स। अच्छा, तो हमारी कोशिश ये होती है कि यार आ जाओ कॉल पे, ठीक है, कॉल पे आ जाओ, फ़ौरन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा अक्सर होता था कि यार अचानक से लीड है, मैं ऑलरेडी कॉल पर हूँ, तो अब किसी और को तो जाना है कॉल पे, क्योंकि अगर आपने इसको डिले किया वो कोई और किसी और के साथ चले जाएगा और वो कोई और क्लोज कर लेगा, तो ये कॉल्स पे आपने फ़ौरन जाना है। सही है, ठीक है, ये फार्मूला हमने लगाया हुआ है। आप रात के 4 बजे 5 बजे मैसेज आ गया, आप कॉल्स पे क्लोज करना है फ़ौरन से। तो ये इसलिए हमें मल्टीपल क्लोजर्स की ज़रूरत पड़ी कि अगर साइमल्टेनियस कॉल है, और ये कि अगर एक बंदा जो दिन में क्लोज कॉल्स पे जा रहा है तो वो रात में कौन देखेगा, तो ये है, इस वजह से मल्टीपल। ठीक है, इसके बाद आपने एक और पोजीशन बताई थी, बिजनेस एनालिस्ट की, तो वो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो सेल्स के बिडर हैं, ऑल्दो कि वो जितना भी टेक्निकल हैं, लेकिन एक रिक्वायरमेंट को रिफ़ाइन करना, क्योंकि क्लाइंट्स को, हर क्लाइंट को रिक्वायरमेंट नहीं पता होती, उसके पास एक बस आइडिया होता है वेग सा, ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स डिफ़ाइन नहीं होती। तो बिजनेस एनालिस्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर्स को वो लीड जाती है, उसका पूरा आइडिया देते हैं, फिर उसमें फीचर वाइज ब्रेकडाउन, टाइमलाइन ब्रेकडाउन, किस माइलस्टोन पे ब्रेकडाउन, पूरा एक डॉक्यूमेंट प्रपोजल बना के हमने देना होता है। और वो भी अगेन आप 24 आवर्स में नहीं दे रहे उसको रिक्वायरमेंट का आंसर, या कुछ घंटों में नहीं दे रहे, अगेन कोई और पिच कर लेगा और वो क्लोज कर लेगा। तो ये भी आपने एज सून एज पॉसिबल करना है, ठीक है। तो इसी वजह से जो क्लोजर्स हैं हमारे, उनके पास भी इतना एक्सपीरियंस है कि वो एक रिक्वायरमेंट्स को रिफ़ाइन करके एक हाई लेवल फीचर बना के टाइमलाइन, उनको पता है कि यार हमारे पास कैपेसिटी ये है प्रोडक्शन में, इतना हम लोग काम कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से टाइमलाइन डिफ़ाइन करके रेंज, वो उनके पास अथॉरिटी है कि वो दे सकते हैं आगे। क्योंकि अब अगर प्रोडक्शन का वेट करें या लीड डेवलपर से पूछे कि यार ये चीज़ कितने टाइम में होगी या कितने घंटों में होगी, तो एक गैप आ जाएगा। हम जब तक लीड से रिस्पॉन्स आएगा उनके पास, तो जब तक हो सकता है वो ऑलरेडी किसी और ने क्लोज कर दिया होगा, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी सैचुरेटेड दीज डेज। आप एक जॉब पोस्ट करता है क्लाइंट,
तो अपवर्क पे तो हमें दिखाता है कि 50+ जॉब्स, 50+ प्रपोजल्स, लेकिन वो 50+ नहीं होते, वो 250+ होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो नंबर एक 50+ का, लेकिन जो एक्चुअल, क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्यों, एक मुझे क्लाइंट ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था, उसमें हमने भी बिड किया हुआ था और हम वी वर रैंकिंग ऑन टॉप। तो उसने बोला यार मैंने एक जॉब पोस्ट की, विद इन 1 आवर 350 प्रपोजल्स आ गए, मैं किस तरीके से फ़िल्टर आउट करूँ। 1 घंटे में 350 लोगों ने बिड की और 350 पीपल वर वेटिंग कि बस कॉल पर आ जाए, हम क्लोज करें। तो आप कितना कंपटीशन पे हो। एंड थिंक अबाउट इट कि भाई अपवर्क के ऊपर पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इंडिया में या मतलब ओवरऑल आप 350 भी एक छोटा नंबर लग रहा है मुझे। और आप देखो कि अगर ये बढ़ जाए तो अपवर्क विल डेफिनेटली बी फिल्टरिंग आउट कि किस बंदे को कौन सी जॉब हमने दिखानी है। ऐसा ही है। तो अगेन वो वाला पॉइंट जो है कि आप अपवर्क को जितने ज़्यादा वैल्यू दोगे वो आपको उसी वैल्यू के क्लाइंट्स जो है वो आपको रेफ़र करेगा। ऐसा ही है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आई एग्री टू दैट कि प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए उसको वैल्यू देना और उसके साथ साथ ये वाला जो सेल्स वाला स्ट्रक्चर है अभी उसकी बहुत ज़रूरत है। तो बिडर के साथ 4:1 रेशो में आप ऐड कर सकते हो क्लोज़र, डे टाइम भी, नाइट टाइम भी। और उसके साथ फिर ये एस्टिमेशन वाला जो काम है, पहले हम लोग ये नहीं करते थे, एंड आई गेस सेम विद यू एज वेल कि आप भी ये वाला काम नहीं कर रहे होगे जब आपके पास इनवाइट्स आ रहे थे। कुछ था ही नहीं ना, कोई था ही नहीं। हाँ, तो हम ये कहते थे कि हमारे पास कोई भी बंदा अगर आता है, वो अगर आर्ली पे दे रहा है कोई प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर उसको एस्टिमेशन चाहिए भाई, बस ठीक है, आप किसी और से काम करवा लो। तो उसमें फिर ये है कि अब अगर आप टीम बड़ी कर रहे हो, सेल्स टीम आ रही है, आपको तो बिज़नेस चाहिए ना, वो आप उसको वैल्यू अगेन बता रहे हो कि यार हमने इसमें मतलब 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, आवर्स के हिसाब से आपने एस्टिमेट दे दिया। और अगर क्लाइंट एग्री करता है तो आपको वही वैल्यू मिल रही है जो आवरली पे मिल रही है। तो अब क्या एक ऐसा आइडियल टाइम होना चाहिए जब इस तरह के स्ट्रक्चर में टीम होनी चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यू थिंक के सेल्स टीम को लेकर चले? यार मैं तो अब ये कहूँगा कि अपवर्क इज़ नॉट अ राइट मार्केट फॉर न्यू फ्रीलांसर्स, ठीक है। अपवर्क इज़ नॉट फॉर फ्रीलांसर, ये बात तो आप समझ लें। अपवर्क इज़ फॉर एजेंसीज, ठीक है। तो आपने अगर शुरू करना है ना किसी ने, तो दे शुड स्टार्ट फ्रॉम फाइवर, ठीक है। फाइवर से स्टार्ट करें, ठीक है। फाइवर पे रैंक करना स्टिल कंपैरेटिवली इजी है, फाइवर पे क्लाइंट्स क्लोज करना स्टिल इजी है, अपवर्क पे इज़ नॉट इजी, ठीक है। जब आपको लगे यार अब फाइवर आपका इतना स्टेबल हो गया, आई थिंक व्हेन यू हैव क्रॉस्ड 100 ऑर्डर्स ऑन फाइवर, ठीक है, जब आप जाएँ अपवर्क पे, उससे पहले ना जाएँ, इट्स वेरी अर्ली, ठीक है। क्योंकि जब आपने 100 ऑर्डर्स क्लोज कर लिए होंगे ना, तो आपके पास कोई ना कोई टीम होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो अगेन आप शायद फ्रीलांसर ही रहना है आपने। तो ये 100 ऑर्डर्स क्लोज करें फाइवर पे, टीम बनाए अपने साथ, एंड देन गो फॉर, क्योंकि जब तक आपने 100 ऑर्डर्स क्लोज कर लिए होंगे तो आपके पास एक इन्वेस्टमेंट भी बन गई होगी कि यार आप वो इन्वेस्टमेंट अब आप अपवर्क पे लगा सकते हैं। तो फिर वो आप अपवर्क पे करें, शुरू में एक बिडर रखें और आप खुद ही क्लोज करें, यू डोंट नीड फुल फ्लैश टीम, क्योंकि जाहिर सी बात है आप क्लोजर्स और सैलरीज इट्स नॉट वेरी इजी टू मैनेज, ठीक है। जाहिर सी बात है आपका फ्रेश प्रोफाइल होगा, यू नो कि बिजनेस जनरेट नहीं होना है शुरू में, अगर होना भी है तो छोटा बिजनेस जनरेट होना है, सही है। तो आपकी वो क्लोजर्स की सैलरीज ही नहीं निकलेंगी या बिडर्स की सैलरीज नहीं निकलेंगी। तो अभी एक बच्चा है जो कि फ्रेश ग्रेजुएट है, ठीक है, उसकी जर्नी किस तरीके से होनी चाहिए? उसको इंडस्ट्री में पहले एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर यूज केसेस के जहाँ पे लोगों ने बिल्कुल मतलब सीख के फाइवर से स्टार्ट कर लिया और फाइवर से ही उन्होंने मतलब काम शुरू कर दिया, और ग्रेजुएट होने के बाद उनको पर्सनल रेफरल से अगर कुछ उनको लीड्स मिल गई, उसी से उन्होंने काम शुरू कर दिया और उसी के ऊपर कंटिन्यू कर लिया, और कोई किसी के पास मतलब एम्प्लॉयर के पास जॉब नहीं की। सो what is your take on that? देखिए, मार्केट की जॉब तो लाजमी है, और मार्केट में भी सर्विसेज कंपनी में जॉब आपने 1 साल तो लाजमी करनी ही करनी है, ठीक है। सर्विसेज कंपनी वहाँ ऐसी जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आपको बिल्कुल स्क्रैच से मौका मिले और उसको फिनिश तक आपको ही मौका मिले,
क्योंकि फिनिश करते हुए भी जब प्ले स्टोर पे डालना, या मैं एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, मोबाइल ऐप में नहीं, अगर प्रोडक्शन पे वो जा रही है तो प्रोडक्शन पे क्या इशूज़ आ सकते हैं, ये सारा एक्सपीरियंस आपने होना है। अगर आपने कहीं जॉब नहीं कर रहे और आप यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देके आप कोई लाइव डेमो बना रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपको एक प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें चल रही है उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। और जब आप आओगे तो वही होगा कि यार आपका क्लाइंट ख़राब होगा और फिर वो क्लाइंट रोड होकर हमारे पास आएगा। हम जैसी एजेंसी जो एक मैच्योर स्टेबल एजेंसी है उनके पास आएगा, वो यही बोलेगा यार एक पाकिस्तानी बंदा फ्रीलांसर ने हमारा काम ख़राब किया। तो मार्केट में 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस सर्विसेज कंपनी में एक बहुत ज़रूरी है, उससे पहले तो ना करें। ठीक है, उससे पहले आपने किया, आपका क्लाइंट ख़राब हो गया, आपकी प्रोफाइल ख़राब हो गई, अगेन वंस योर प्रोफाइल हैव अ बैड रिव्यू, यू आर डन विद दीज प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, आप दूसरी प्रोफाइल नहीं बना सकते। सही है। तो ठीक है, तो इसमें फिर एक तो ये कि उसने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, फिर उसने अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो फाइवर के ऊपर उसने स्टार्ट कर लिया। तो टीम बनाने के लिए कितने डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आप समझते हैं कि एसेंशियल है कि ये इंजीनियरिंग में क्या चीज़ें होनी चाहिए, सेल्स में क्या होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और भी चीज़ है जो हमें मतलब जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो उनको क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी को अगर एक मिसाल है मार्केट का 2 साल का एक्सपीरियंस है या 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो कर सकता है, वो स्टार्ट कर सकता है। लेकिन एक्सपीरियंस के अलावा उसको देखना है अपनी सॉफ्ट स्किल कैसी है। वो अगर ऐसा हो सकता है कि डेवलपर बहुत अच्छा है, तीसरा खान डेवलपर है, लेकिन वो क्लाइंट से कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी नहीं है, उसको बात ही नहीं करना आती, उसको ग्रीट ही नहीं करना आता, तो वहाँ पे वो लैग करेगा। ठीक है, कितना भी अच्छा डेवलपर हो तो वो वहाँ पे क्लोज नहीं कर सकेगा। तो आपने सॉफ्ट स्किल जो आप मार्केट में हो तो आपने सॉफ्ट स्किल पे भी अपना फोकस करना है। तो जब आपको लगे कि यार हाँ आपकी सॉफ्ट स्किल भी डेवलप हो गई है, फिर आप प्रोफाइल बनाएं, गिग बनाएं, ठीक है, उसको रैंक करने की कोशिश करें। आपका और मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि ऑर्डर कर लेना है, आपको मोटिव ये होना चाहिए हमने रैंक कैसे करना है। रैंक हो गए फिर आपके पास लीड्स आना खुद ही शुरू हो जाएंगी, आप मैसेजेस पे जाएं। इट्स वेरी अर्ली कि अभी आप कोई हायर करें, ठीक है। जब आपके पास काम आना शुरू हो जाए ना, फिर आप अपने साथ पहले 1 डेवलपर हायर करें, 2 डेवलपर हायर करें। कोई डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सेल्स आपके हाथ में, ठीक है। एचआर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही एचआर हो, ठीक है। शुरू में तो आप यू आर 1 मैन आर्मी, ठीक है। बस आपने डेवलपर्स को ऐड करते जाना है। फिर जब आपको लगे कि यार आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो रही है या आपके पास इतना काम आ रहा है कि यार मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, फिर आप अपने साथ लेकर आए प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ठीक है, या लीड डेवलपर्स असाइन करना शुरू कर दें प्रोजेक्ट पे, और टीम बिल्डिंग पे फोकस करें कि 4 की टीम बना दी, जिस पे हम लोग बात कर रहे थे कि आपने एक प्रोजेक्ट आया वो 4 बंदों को दे दिया, दूसरा प्रोजेक्ट आया अगले 4 बंदों को दे दिया, उसके ऊपर एक लीड डेवलपर डाल दिया। तो जैसे जैसे उनके प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में स्पेस में आता जाएगा, उनके पास कैपेसिटी बनती जाएगी, वो नया प्रोजेक्ट इन्हीं को क्लोज करते रहे। तो टीम बिल्डिंग पे इस तरह से फोकस करना चाहिए। ठीक है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्टअप्स को जो फेस करना पड़ता है, वो उसमें से एक प्रॉब्लम है रिटेंशन का। तो रिटेंशन में 2-3 चीज़ें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या आपने किया है? माशाल्लाह आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जब से स्टार्ट किया है या जितना टाइम हुआ है उसमें 80-90% टाइम से आपके साथ लोग हैं और अभी भी माशाल्लाह कंटिन्यू कर रहे हैं। सो देखिए, रिटेंशन आपको जो आपकी कोर टीम है ना, ठीक है, उनको किस तरीके से रोकना है। अगेन जो मैंने पहले भी हमारी बात चली थी इस बारे में, आपने सारा ये नहीं करना कि यार मेरा घर अच्छा चल रहा है, मेरे एम्प्लॉयज़ या मेरे जो आपके पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉयज़ आर योर पार्टनर्स, ठीक है, वो बल्ले जैसी भी ज़िंदगी गुजारा, नहीं ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनको आज कहीं और से अच्छी ऑफ़र मिलेगी, वो चले जाएंगे, ठीक है। आपने उनके मसले सॉल्व करने हैं, ठीक है। उनकी क्या ख्वाहिशात है, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड, अगर आपकी लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है तो उनका क्यों नहीं, वही तो है जिनकी वजह से आप काम कर रहे हो। ऐसा ही है। तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल करना है, ठीक है। आपने बल्कि मैं तो ये समझता हूँ आपने अपने से ज़्यादा उनका सोचना है। सही है, ठीक है। तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल करना है, उनको अगर जो भी मसला है उनका, ठीक है, वो सॉर्ट करना है, ठीक है। और यही की टू रिटेंशन है कि किस तरीके से आपके साथ टीम स्टिक करेगी। हमने एक मॉडल किया हुआ है कि यार जो टीम लीड्स हैं उनको हमने बोला हुआ है कि यार आप एक प्रोजेक्ट पे आपको लीड कर रहे हो, ठीक है, तो आपके साथ एक परसेंटेज प्रॉफिट शेयरिंग है उन प्रोजेक्ट्स का। तो जो कि हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमें लगता है कि हमारा ये फार्मूला हमारे लिए वर्कआउट कर रहा है। ठीक है। तो एक तो है इंजीनियरिंग टीम, जो मेन आपकी एक सर्विस है वो आप कर रहे हो, आउटसोर्स कर रहे हो। उसके साथ है सेल्स टीम।
तो सेल्स टीम के साथ भी वही रिलेशनशिप है या वो थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ता है? नहीं, सेल्स के साथ एक अलग मॉडल्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, उनके लिए एक अलग मोटिवेशन है, उनको प्रोजेक्ट के इंसेंटिव्स, उनके कमीशंस, उनके साथ सारा एक डिफरेंट मॉडल है सेल्स के साथ। मतलब हर टीम के साथ इसी तरह से अलग अलग KPIs डिफाइन है कि यार ये KPIs है आपकी, और इन पे आप उतरते हो तो आपको ये इंसेंटिव है या ये कमीशन है। तो उनकी रिटेंशन को भी उतना ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है या फिर उस पर थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है? यार हम लोग ये कहते हैं, हमारी ये सोच है, हमें नहीं पता कि किसका रिस्क, ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है कि हम किसी को टर्मिनेट करना नहीं चाहते। मार्केट में इस तरह से होता है कि यार 3 महीने तक आपकी सेल्स नहीं आ रही है, 4 महीने की सेल्स नहीं आ रही, तो आप बस अल्लाह हाफिज़। हमने ये नहीं कहते। अच्छा, ठीक है, हालांकि काम तो उसका यही है, वैसे काम यही है, लेकिन टर्मिनेट करना हमने शुरू से पहले दिन से ही ये किया है कि यार टर्मिनेट करना नहीं है हमें। हाँ, अगर कोई मिसाल हमारे कल्चर को ख़राब कर रहा है, कोई बदतमीज़ी वगैरह कर रहा है, एक बंदे की वजह से दूसरा बंदा हर्ट हो रहा है, तो वो हमने देखना है कि वहाँ पर ज़रूर एक्शन लेना है, क्योंकि हमें कल्चर को हमने ख़राब नहीं करने देना है। लेकिन हाँ, अगर कोई एक मिसाल है किसी से काम नहीं हो रहा, तो हमने ये ऐसी KPIs डिफ़ाइन कर लिए हैं कि कुछ ना कुछ डिडक्शन हो जाएगी, या आपके इंसेंटिव नहीं आएंगे, कमीशन नहीं आएगा, तो हम खुद से ये हार्ड डिसीजन नहीं लेते कि यार आपने टर्मिनेट करना है। तो सेल्स के लिए हमने ये मॉडल रखा हुआ है कि हम आपको टर्मिनेट नहीं करेंगे, लेकिन ऑल्दो कि आपका जो कमीशन है, इंसेंटिव है या सैलरी डिडक्शन हो सकता है कि यार ये चीज़ें पॉइंट्स हो सकती हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, और एक दो और दोस्त हैं वो टीम्स रन कर रहे हैं सेल्स की, तो उनके एक्सपीरियंस से ये पता लगा कि सेल्स टीम को ना एक प्रोसेस फॉलो करना है। वो प्रोसेस अगर वो इंडिविजुअल ठीक से फॉलो कर रहा है, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं KPIs में या JDs में कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो अगर वो डेली बेसिस पे उन पॉइंट्स को एड्रेस कर रहा है तो मतलब वो अपना काम ठीक कर रहा है। ऐसा ही क्लोजिंग वो एक तरह से मतलब एक परसेंटेज है। आप 100 बिड करते हो, उसमें से 6 पे इनवाइट आता है, 10 के ऊपर इनवाइट आता है, तो वो कौन सा इनवाइट आएगा? थोड़ा सा लक फैक्टर भी इन्वॉल्व है इसमें इन्वॉल्व है। हम हमारी तरह की इंडस्ट्री में जो हम मोस्टली प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहे हैं, एक एजेंसी एक अलग है, लेकिन जो कि प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहा है उसमें एक लक फैक्टर भी इन्वॉल्व है यार। तो उनका कहना होता है कि यार हमने तो एक मिसाल है 100 बिट्स किए, लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं आया, उसने 50 बिट किया, उसके पास 4 रिस्पॉन्स आ गए। तो आई डू अंडरस्टैंड कि इसमें लक इन्वॉल्व है, और शायद यही वजह है कि हम कोई हार्ड डिसीजन लेना नहीं चाहते कि क्लोज सेल नहीं आ रही। तो व्हाई डिड यू वेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म? मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंसी भी तो है ना एक तरीके से। बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं जिनकी प्रोफाइल मतलब ब्लॉक हो गई, किसी की वैलिड रीजंस की वजह से, किसी की विदाउट एनी रीज़न उनकी ब्लॉक हो जाती है। तो एक तरह से आप डिपेंडेंट हो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यू थॉट अबाउट गोइंग इंडिपेंडेंट। अब हमने देखें स्टार्ट में सारी बात की कि सारा बिजनेस आपको वहाँ रखना चाहिए, ठीक है, बट एक अलग से एक टीम बनाने की, जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है जो प्लेटफॉर्म पे हैं, दे आर ऑलवेज थिंकिंग कि हम अपना एक अलग से सेल्स फनल बनाएंगे। सो यू थॉट अबाउट दैट? सेल्स फनल अलग से बना हुआ भी है, हमारी जो SEO वगैरह होता है वहाँ से लीड्स आती हैं, और जो हमारी सेल्स टीम है वही क्लोजर्स जो हैं वो उनके साथ कॉल्स वगैरह शेड्यूल करते हैं, या लिंक्डइन वगैरह की तरफ के थ्रू जो भी लीड्स आती हैं तो वो भी चल रहा है। वहाँ से भी हमें एजेंसीज़ वगैरह मिली हैं कि जो कि हमें कंटिन्यूस काम दे रही हैं। ओके। तो आउट ऑफ द विद टाइम आपने ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रहना है। जब आपको लगे यार आपकी जैसे मैंने बताया, आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए फाइवर, ठीक है। जब आपके पास $100 ऑर्डर्स आ जाएँ फाइवर पे, तो आप आ जाओ अपवर्क पे। अपवर्क पे भी आपका बिजनेस अच्छा खासा हो गया है, आपके पास इतना रेवेन्यू है कि आप एक और सेल्स टीम अफोर्ड कर सकते हो, या लीड जनरेशन के दूसरे फनल्स अफोर्ड कर सकते हो। इट कुड बी बार्क, इट कुड बी SEO, इट कुड बी PPC, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस है। जब आपको लगेगा आपका रेवेन्यू इतना है कि आप ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, तो आप यू शुड गो फॉर अदर ऑप्शंस, क्योंकि यू डोंट हैव टू यू डोंट वांट टू डिपेंडेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑल द टाइम। ठीक है। रेफरल से कितना बिजनेस आता है आपके पास? रेफरल से अच्छा खासा बिजनेस आ सकता है, अगर तो वही अगर आपने क्वालिटी प्रोवाइड की है, ठीक है। एक मिसाल है, हमने एक क्लाइंट के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी जिसके 10,000 पेड यूज़र्स आ गए। उसके थ्रू हमारे पास वो उस जो भी कस्टमर है उसने किसी तरह के ओनर से पूछ लिया यार डेवलपमेंट टीम कौन सी थी, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट, तो वो फिर हमारे पास आया। तो रेफरल से बिल्कुल आता है, बस आपने क्लाइंट को एक वैल्यू देनी है। वो खुद ही बताएगा यार ये बंदा है बहुत अच्छा डेवलपमेंट करता है, क्योंकि वो बातों बातों में
बात निकलती है। और क्योंकि और मुझे लगता है कि अगर आपने स्टूडेंट्स को फोकस किया है ना, हमारे काफ़ी सारा काम हम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। स्टूडेंट हमारा एक मिसाल है मेन मार्केट है, तो स्टूडेंट 10 लोगों में उठता बैठता है, तो अब वो डिस्कस करता है कि यार मैंने ये, क्योंकि शोबाजी मारनी है, हाँ। शोबाजी मारते हैं वो लोग, यार मैंने इस एजेंसी से ये प्रोजेक्ट बनाया और ये चीज़ करता है। तो वो उसको पूछता है कि भाई कहाँ से किया है, तो फिर वो यहाँ से किया है, ये एक जैन कोडर्स एजेंसी है, गीक्स ऑफ कराची की कंपनी है, तो वहाँ से बहुत प्रोजेक्ट्स हमें लीड्स आई हैं। सही है। हमारा जो एक्सपीरियंस है ना शुरू में, वो तकरीबन 3 से 4 साल तक वी वर टोटली ऑक्यूपाइड बाय द वर्क वी वर गेटिंग बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो उसकी वजह से हम लोग एक तरह से सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कोई नहीं कर रहे। फाइवर 2019 में काम करना बंद कर दिया, उसके बाद ऑर्डर ही नहीं लिया, बस इनबाउंड कोई मैसेज आ गया तो आ गया, वंस इन अ ब्लू मून। और उसके बाद अपवर्क के ऊपर भी सिर्फ जो इनवाइट आ रहे हैं वही मैनेज कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर रियलाइज़ ये हुआ कि अगर इनमें से कोई एक चला जाता है, और वो हुआ फिर, तो उसके बाद फिर हमें सोचना पड़ा कि एक प्रॉपर एक सेल्स फनल होना चाहिए। तो पर्सनल एक्सपीरियंस में एक दो और दोस्तों ने भी जिक्र किया, एक हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, उनको इंडस्ट्री का 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने हमें एक मरतबा मेंशन किया कि जब तक आपकी टीम 30 से नीचे है ना, यू कैन मैनेज एवरीथिंग ऑन रेफरल्स, ठीक है। उससे ऊपर है यू नीड टू हैव अ प्रॉपर सेल्स फनल। तो 25 to 30 पीपल मेरे ख्याल है एक स्वीट स्पॉट है जहाँ पे आपको सेल्स का सोचना चाहिए। अगर आपके पास सेल्स ऑलरेडी आ रही हैं फिर भी सोचना चाहिए, ठीक है। और अभी मेरे ख्याल है कि इंडस्ट्री में जो जितने भी लोग मेरा तो सिर्फ एक ही डिस्कशन होता है, जितने भी नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाता हूँ या फिर कहीं भी कोई बंदा मिल गया इंडस्ट्री का। इवन आई वाज लाहौर में MM आलम पे हम लोग एक जगह रुके हुए थे, तो वहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं, तो बस गाड़ी पार्किंग के पास आए तो एक बंदा खड़ा हुआ, उससे वैसे ही गपशप होना शुरू हो गई। तो उसने बताया वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का है। सो द वन पॉइंट आई वाज डिस्कसिंग विद हिम दैट वाज सेल्स, कि भाई कैसे कर रहे हो। दिस इज व्हाट यू शुड डिस्कस। या एग्जैक्टली, बिकॉज अगर आपके पास बिजनेस आ रहा है ना, यू कैन मैनेज एवरी अदर थिंग, ठीक है। आप अच्छी सैलरीज दे सकते हो, आप मतलब रिटेंशन के लिए जो जो चीज़ें आपने करनी है आप सारी चीज़ें कर सकते हो। वो पहली चीज़ जो है वो है सेल्स, ठीक है। और ज़्यादातर जिन लोगों से मैं मिलता हूँ दे टॉक अबाउट रेफरल्स, और वो एक प्रोसेस। अच्छा, मेरा ये सवाल भी होता है कि वो जब कहते हैं यार हमारे पास नेटवर्क है, इनबाउंड क्यूरीज आती हैं, हमारे मतलब फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं और उनकी तरफ से हमारे पास लीड्स आ रही हैं, तो दूसरा सवाल मेरा उनसे ये होता है कि भाई मैं तो अभी इंडस्ट्री में आए हुए एज ए कंपनी हमें 5 साल हुए हैं, इंडस्ट्री में ही आए हुए मुझे 7-8 साल हुए हैं, तो अब वो टाइम गैप जो आप 20 साल से हो वो तो मुझे 20 साल लगेंगे फिर, ठीक है। कोई ऐसा प्रोसेस है कि उसको प्रोसेस को अचीव करके नेटवर्क बड़ा कर लें। तो उसके लिए फिर हमने 1-2 लोगों से जब बात की तो उन्होंने कहा यू शुड मीट पीपल ऑफ्टन। तो फॉर दैट रीज़न वी होस्टेड अ CXO मीटअप। मेरे ख्याल है कोई 8-10 मीटअप्स हमारे उसमें भी हो चुके हैं, और उसमें मुझे यही लगता है कि यार एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने से तो वो आप आसानी से जो आप प्रॉब्लम करने जा रहे हो या हो सकता है आप फेस करो, वो कोई और बंदा आपके साथ शेयर कर सकता है अपना एक्सपीरियंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और बात मैं इस पर ये करूँ कि एक वीडियो देख रहा था मैं यूट्यूब के ऊपर कि उसमें मतलब एक जनरली एक पर्सपेक्टिव ये होता है, लोग कहते हैं कि यू शुड नॉट बी द स्मार्टेस्ट इन द रूम, बट व्हाट इफ़ यू आर रनिंग अ कंपनी एंड यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम। एंड कहते हैं ये कि आप अपने से बेहतर लोगों के साथ बैठें। तो वो यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो स्कूल वाले दोस्तों को, यूनिवर्सिटी वाले दोस्तों को छोड़ देना, उनके साथ बैठना नहीं है भाई, आप $1 मिलियन की बातें नहीं करते हो। तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ें बुक्स, दैट इज़ योर कंपेनियन, दैट इज़ योर फ्रेंड, लिसन टू द पॉडकास्ट, ठीक है। हमेशा मतलब यू वर्क एटलीस्ट 9 to 12 आवर्स अ डे, रोज़ाना टाइम नहीं है। जितने लोग अभी देख रहे हैं, मतलब 100 लोग देख रहे हैं, 1 लाख लोग देख रहे हैं, तो सबको टाइम नहीं दे सकते। बट ये जो 1 घंटा आपने निकाला है, 1.5 घंटा आपने निकाला है, ये वो सब अचीव उसको कर सकते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर वीडियोज़ की फॉर्म में, बुक्स की फॉर्म में बेहतरीन माइंड्स दुनिया के अवेलेबल हैं आपके साथ बात करने के लिए। सो यू जस्ट नीड टू टेक आउट टाइम। तो मेरे ख्याल है नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी कंपनीज 100, 200, 500, 1000, वो एक ब्रांड बिल्ड होता है
जिसमें इनबाउंड क्यूरीज आती हैं आपके पास. ऐसे ही है. So we were having a meeting with one of the business developers of one of the biggest companies in Pakistan. तो he was mentioning कि हमारे पास जो sales आ रही है ना, वो inbound queries आ रही हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर. SEO, word of mouth, PPC. तो PPC कह रहे हैं हम बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास इतनी queries होती हैं. They are like 800-900 people company. उसमें भी बहुत ज़्यादा उनके पास जो लीड्स हैं वो ऑक्यूपाइड ज़्यादातर उसी में रहते हैं जो इनबाउंड उनकी वेबसाइट के ऊपर क्यूरी आ रही हैं. अच्छा, एक और भी चीज़ मैं ऐड करूँगा. देखिए, उन्होंने जो PPC रन कर लिया ना, एक मिसाल है 2018 से लेकर 22 तक उन्होंने PPC रन किया. उनके पास थाउजेंड्स ऑफ लीड्स आ गई, कुछ के पास मिलियंस ऑफ लीड्स आ गई. तो अब उनके पास एक पूरा लिस्ट है कि उनको बाद में भी आप रीच आउट कर सकते हो. तो ये हम अपवर्क और फाइवर में भी कर सकते हैं यार. जो 2019 में जो हमारे पास क्लाइंट आया था, उसका हमने ट्रैक रखना है यार. उसका फ़ोन नंबर लेके रख लिया, उसका ईमेल लेके रख लिया आपने. हमारे पास एक लिस्ट है जिसको हम अभी भी रीच आउट करते हैं यार. हमने आपके साथ 2019 में काम किया था, 2020 में काम किया था. आपकी कोई भी नीड्स हैं, ठीक है, डिजिटलाइजेशन में, वेब डेवलपमेंट, डिज़ाइन, मोबाइल ऐप आपको चाहिए, हमने आपको पहले वेब ऐप बना के दी थी, क्यों ना आप मोबाइल ऐप लेकर आए. तो ये है कि आपके साथ उनके साथ नेटवर्क बनाना है, उनको एक दोस्त बनाना है, उनको पार्टनर बनाना है यार. हम उनको क्लोज करना ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है कंपैरेटिवली. आप न्यू एक्विजिशन करो, न्यू कस्टमर एक्विजिशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, आपके पास लीड है, आपने उनके साथ काम किया हुआ है, यू नो देम, दे नो यू. यस, ठीक है, तो उनको क्लोज करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है. तो एक बुक होनी, एक डायरेक्टरी आपके पास होनी चाहिए कि आपने शुरू से किस किस के साथ काम किया है, और एक गैप भी एनालाइज करना है आपने. कि एक मिसाल है, ये एक मिसाल है, कोई क्लाइंट आता है, बोलता है कि यार मुझे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करवानी है, मेरी वेबसाइट बनी हुई है. आपने उसकी वेबसाइट को पूरा निचोड़ देना है कि यार इसमें क्या क्या गैप्स हैं, क्या क्या हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं उस क्लाइंट को. तो एक टीम होनी चाहिए जो गैप एनालाइज करे, और वो हम क्लाइंट को पिच कर सकते हैं. I'll agree to that. In 2023, मेरे ख्याल स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो उस टाइम पे we were looking for leads. तो हमने क्या किया, हमने ना इसी तरीके से एक लिस्ट कंपाइल की, और हैप्पी क्लाइंट्स. अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैप्पी थे, लेकिन उसमें भी जो सबसे ज़्यादा हैप्पी थे हमारे साथ और जिन्होंने हमें बिग चंक ऑफ रेवेन्यू दिया हुआ था, तो हमने कहा उनको रीच आउट करते हैं. वी वर एबल टू क्लोज द डील उस दिन नहीं, उससे अगले हफ्ते नहीं, उससे अगले महीने नहीं, उससे अगले क्वार्टर में. अब देखिए, आपने एक ईमेल भेजी, बैक ऑफ द माइंड उनके पास एक रिमाइंडर आ गया कि यार अगर मुझे ज़रूरत हुई या जब भी उसको ज़रूरत पड़ी क्लाइंट को, तो उसको पता है कि यार ये आई हैव द ईमेल, मेरे पास एक ईमेल आई थी, नाम सर्च करके ईमेल में मैं देख लूँगा और दोबारा से रीच आउट कर दूँगा. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. और आई वॉज ट्रैवलिंग US लेट लास्ट ईयर, तो उसमें एक जो मेरी अप्रोच, एक तो ये थी कि जो करंट हमारे क्लाइंट्स हैं मुझे उनको रीच आउट करना है, उनसे मिलना है. उसके साथ दूसरी अप्रोच ये थी कि जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनको बस मुझे एक मैसेज ड्रॉप करना है, आई एम हेयर अप फॉर अ कॉफ़ी, डू हैव टाइम, आई एम नियर बाय. तो काफ़ी सालों से मुलाकात हुई, कुछ से नहीं हुई, लेकिन जिनसे नहीं भी हुई ना, वी वर एबल टू क्लोज अ बिजनेस जिनके साथ 1.5 साल से काम ही नहीं किया हमने. एक जब आप मीटअप करते हो उनसे, तो एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है. एक गैप भी है कि हम लोग वहाँ पे नहीं है. अगर होते तो हम 10 टाइम्स ज़्यादा बिजनेस कर सकते थे. डेफिनेटली. तो एक तो जर्नी रही है आपकी, ये सारी चीज़ें हमने टेक्निकलिटीज़ डिस्कस कर ली. तो स्पिरिचुअली ये पूरा जो सफ़र है ये कैसा रहा? मतलब आई नो स्टाइलिश ही दाढ़ी थी पहले और माशाल्लाह उसके बाद शादी भी हुई और फैमिली भी और वो सारी चीज़ें भी. तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस? अच्छा, तो शादी पे बात करते हैं. मुझे जो एक हमारी कहावत है ना कि आपका नसीब और आपकी जो वेल्थ वो औरत से आता है, शादी के बाद, निकाह के बाद आता है. तो मेरी इसमें बहुत ही मैंने खुद से देखा है, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया. और मैं इसको इस तरह से डिफाइन करना चाहूँगा. जो मेरी पहली एजेंसी मेरे पास आई थी ना, जिसने कहा था कि यार हम आपको सारे प्रोजेक्ट्स हम आपके पास देंगे. मेरा जो निकाह हुआ था 5 जनवरी, ठीक है, और वो एजेंसी आई थी आई गेस 14 जनवरी 2020 में. तो वो एक पहली एजेंसी थी और वही क्लाइंट था जो मैंने $15 का काम करके दिया था पूरी रात बैठ के. और उसने डेडिकेशन और मोटिवेशन के बाद कहा कि यार हमें आपके साथ जाना है, सारे प्रोजेक्ट्स हम आपको देंगे.
तो वो जो हुआ था वो निकाह के बाद हुआ था। सिर्फ निकाह के 10 दिन के बाद वो मेरा एक बहुत बड़ा मुझे पहला क्लाइंट, मतलब जो हर किसी की लाइफ में, एक फ्रीलांसर की लाइफ में एक, हाँ, वो देयर इज दैट वन क्लाइंट। हाँ, तो वो क्लाइंट था कि उन्होंने एजेंसी में मतलब एजेंसी बिल्डिंग में और मल्टीपल एम्प्लॉयज़ में और हर तरह से जो एडवांस किया, तो उसी क्लाइंट की वजह से किया। जब मैंने पहली गाड़ी अपनी ली, मैं कह सकता हूँ कि मैं उस क्लाइंट की वजह से ली थी। ठीक है, ज़बरदस्त। तो उसके अलावा जो चैलेंजेस थे, मतलब ऑफ कोर्स ये सर्विसेज बिजनेस में दे आर बिजनेसेस जो कि अब आपके पास लीड्स आ रही हैं, यू आर ओवरवेल्म्ड बाय द इनकमिंग बिजनेस, एंड देयर आर टाइम्स कि जहाँ पे बिजनेस नहीं है एंड यू आर ओवरवेल्म्ड कि आपके पास इतनी बड़ी टीम है, तो उसको कैसे वो फारिग बैठी हुई है, बेंच स्ट्रेंथ है, तो ये किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? अच्छा, हमारे केस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार हमारे पास काम नहीं है और टीम फ्री है। ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक 2-3-4 बंदे फ्री बैठे हुए हैं, लेकिन अगेन जो आपका रेवेन्यू होता है इट कैन कवर दोज एक्सपेंसेस एज वेल। तो हमने एक पोर्टफोलियो के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, कि अगर एक मिसाल है कभी हमारी टीम कभी हमारे पास काम उस हिसाब से नहीं है, तो हम वो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स कर लेंगे। और वो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स आपके लिए हर इंडस्ट्री के आपने करना है, क्योंकि हम कस्टमाइज सर्विस दे रहे हैं। तो आपने हेल्थ केयर को भी कवर करना है, आपने रियल एस्टेट को भी कवर करना है, एक फूड इंडस्ट्री को भी कवर करना है। तो हमने अलग अलग प्रोजेक्ट सोचे हुए कि यार जब भी हमारे पास टाइम होगा, जब भी हमारे पास टीम्स फ्री होंगी, तो हम ये प्रोजेक्ट्स हम कर लेंगे। उससे ये होगा कि हमारी सारी इंडस्ट्रीज़ को हमने कवर कर लिया है। और कोई क्लाइंट आता है हेल्थ केयर पे, तो हमने उसको वो दिखा दिया यार, क्योंकि आपका जितना अच्छा पोर्टफोलियो होगा उतना ज़्यादा आपके पास क्लाइंट इम्प्रेस होगा। तो पोर्टफोलियो आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। तो कभी भी ऐसा होता है कि यार टीम्स अगर काम कम है कंपैरेटिवली दूसरे महीनों से, तो आपने वो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। बट ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कि यार टीम को मैनेज करना है, सैलरी, एक्सपेंस। व्हाट आर द अपकमिंग ट्रेंड्स यू सीइंग? अपकमिंग ट्रेंड्स, फ्रीलांसिंग और ज़्यादा सैचुरेटेड होने वाली है, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लेवल ऑफ क्लाइंट्स है, ठीक है। जब हमने शुरू किया था तो हमने हमारा टारगेट एरिया क्या था कि $10, $20, $50, $100, ठीक है, $500, ये हमारा टारगेट था। तो जो नए फ्रीलांसर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे हमें इम्पैक्ट आएगा। रीज़न बीइंग कि हमारी वो मार्केट ही नहीं है, ठीक है, हमारी $100 की मार्केट नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू क्लोज $100 प्रोजेक्ट। लेकिन जो नया फ्रीलांसर आ रहा है वो उसको टारगेट करेगा, ठीक है। हमने किसी फाइवर पे बोल दिया, अपवर्क पे बोल दिया, या कोई भी हमारा सेल्स का चैनल है, वहाँ पे बोला है कि मेरा बजट $100 है, हमने वहीं पे फिल्टर आउट करना है। वी हैव टू मूव टू अ नेक्स्ट लीड। तो जो न्यू फ्रीलांसर्स आ रहे हैं वो उनको हिट करेंगे, हमारी मार्केट उससे ख़राब नहीं होगी। लेकिन साथ साथ हमें ये देखना है कि जब वो इस्टेब्लिश करेंगे एजेंसी में, तो हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लाइंट्स पे मूव कर जाना है। तो क्लाइंट की हायरार्की इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि यार एक क्लाइंट है जो कि विद इन $1,000 है, दूसरा क्लाइंट है जो विद इन $100,000 है, ठीक है, और तीसरा इंटरप्राइज क्लाइंट है जो कि $100,000 से अबव है। तो अभी मैं अपना भी, शायद आपका भी यही होगा कि विद इन $100,000 के प्रोजेक्ट हम लोग हैंडल कर रहे हैं, लेकिन हमें साथ साथ इसको हमने इंटरप्राइज क्लाइंट की तरफ जाना है। अगर तो हम नहीं गए, ठीक है, तो जो न्यू एक ट्रेंड आ रहा है जो कि सैलानी से, और ये जो कि अच्छी बात है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका मुल्क तरक्की कर रहा है, ठीक है। तो जो न्यू ट्रेंड आ रहा है फ्रीलांसिंग, हर कोई फ्रीलांसिंग के बारे में बात कर रहा है। तो अगर आपने अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं किया और एजेंसी को आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं गए, तो एक वक्त आएगा फिर और ज़्यादा आपके लिए मार्केट सैचुरेटेड हो जाएगी। आप जो एक घंटे में 350 प्रपोजल्स आ रहे हैं अपवर्क के ऊपर, दैट कैन गो टू 3,500 और 10,000 प्रपोजल्स। ऐसा ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच ज़िशान। आई वुड लव टू हैव लाइक टॉक मोर अबाउट द टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, LLM के ऊपर आप किस तरीके से काम कर रहे हो, और उसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। यू ऑल्सो होल्ड वीकली जो मैचेस होते हैं, मतलब देर इज़ अ लॉट दैट वी कुड हैव टॉक्ड अबाउट मोर, बट ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम वी हैव टू स्टॉप इट हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्टिकिंग विद अस। जो आखिर तक पहुंच गए, आपका बहुत शुक्रिया। एंड विल बी कमिंग अप इंशाल्लाह विद मोर एपिसोड्स ऑफ गेस्ट, इंशाल्लाह दे आर लाइंड अप। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टॉक टू यू सून। थैंक यू सर।